चैप्टर 116। गोटो रयोजी ने संचार वहीं समाप्त कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति काफी गंभीर रही। क्या हमें कुछ याद आया? वे जो लक्ष्य कर रहे थे उसे सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए जापानियों ने सभी प्रकार की संभावनाओं और चर पर विचार किया। हालांकि 5 सर्वश्रेष्ठ जापानी शिकारियों की एक टीम का इस तरह एक ही बार में सफाया हो जाना, ऐसी बात उनकी सभी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। जरा ठहरिए। तभी उसकी स्मृति में कुछ उभर आया। लगभग 4 महीने पहले एक अजीब घटना घटी। चींटी रानी को हर दिन लगातार 24 घंटे तक निगरानी में रखते हुए अचानक उसके जादुई ऊर्जा उत्सर्जन में भारी गिरावट देखी गई। ये सामान्य राशि के आधे से भी कम थी। अनुसंधान दल ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि रानी का जीवनकाल समाप्त हो रहा है और कई निराशाजनक आशावादी रिपोर्टें प्रस्तुत की। ऐसा केवल तब तक था जब तक कि चींटी रानी ने धीरे धीरे अपनी जादुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना शुरू नहीं कर दिया। इसमें लगभग 1 महीना लग गया। रानी को अपने मूल जादुई ऊर्जा उत्पादन को पुनः प्राप्त करने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। वे सभी शोधकर्ता जिन्होंने जीवन काल के बारे में बात की, या यूं कहें कि उन्हें अपना मुंह बंद करना पड़ा, क्योंकि यह परिणाम स्पष्ट रूप से उनकी उम्मीदों के विपरीत था। गोटो टीम के सदस्यों में से एक की आवाज ने गोटो रयोजी को उसकी यादों से जगा दिया। वह टीम 3 के मृत शिकारियों के शवों की जांच करने के लिए एक घुटने पर बैठा था। वह धीरे धीरे वापस खड़ा हो गया। अब किसी और चीज के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। क्या हम बहुत अंदर तक आ गए? तब तक सैकड़ों चींटियां उसके पीछे आ गईं और इन राक्षसों ने अपना सिर ऊपर उठाया जैसे कि वे स्वादिष्ट भोजन की प्रत्याशा में अपने होंठ पटक रहे हों। वहीं दूसरी ओर कोरियाई टीम बॉस कक्ष में प्रवेश कर गई थी, जिसे रानी का कक्ष भी कहा जाता है। यहां पहुंचने में उन्हें 15 मिनट लगे। अगर हम इस तथ्य पर विचार करें कि हमें यहां से निकलने के लिए लगभग उतना ही समय चाहिए होगा, उनके पास अभी भी लगभग 30 मिनट की खुली छूट थी, यह मानते हुए कि उन्हें अपनी वापसी यात्रा को छोटा करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि वे पहले से ही रास्ते से परिचित थे। शेष समय पर्याप्त से अधिक की ओर था। बहुत अच्छा। अपनी कलाई घड़ी से समय की पुष्टि करने के बाद माह डोंग-वूक ने अपना सिर उठाया। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। अब जो बचा था वह ये था कि उन्हें इस ऑपरेशन की बुकिंग कैसे करनी चाहिए। बेक यून-हो ने अंधेरे में देखने के लिए अपनी आइज ऑफ द बीस्ट का उपयोग किया और मौजूद दुश्मनों की संख्या का सटीक आकलन किया। रानी सबसे पीछे वाले स्थान पर है। लक्ष्य के सामने 8 गार्ड हैं। रानी के रक्षक नियमित चींटियों की तुलना में अतुलनीय रूप से मजबूत थे। एक टैंकर के लिए रानी और उसके रक्षक राक्षसों के हमलों का सामना करना बहुत कठिन होगा। यहां से माह डोंग-वूक को द्वितीय टैंकर के रूप में कार्य करने के लिए एक अन्य व्यक्ति की आवश्यकता थी। उसने अपनी तरफ देखा। हंटर चा, हाँ, जब तक मैं रानी की देखभाल करूं, क्या आप गार्ड की ड्यूटी ले सकती हैं? इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। चाहे इनका उत्तर संक्षिप्त और सरल था। उसने अपने गिल्ड हंटर्स की छापेमारी के दौरान मुख्य टैंकर के रूप में काम किया, इसलिए सब टैंकर की भूमिका निभाना उनके लिए ठंडा सूप पीने से ज्यादा आसान था। माह डोंग-वूक ने अपनी निगाहें टीम के बाकी सदस्यों पर केंद्रित की। यहां उपस्थित प्रत्येक सदस्य राक्षसों का शिकार करने में एक शीर्ष विशेषज्ञ था। विस्तृत स्पष्टीकरण से गुजरना उनके लिए समय की बर्बादी थी। जैसे ही माह डोंग-वूक चींटियों की ओर मुड़ा, चोई जोंग इन ने प्रकाश की एक विशाल गेंद बनाई और उसे बॉस के कमरे में उच्चतम बिंदु तक उड़ा दिया। इससे पूरा कक्ष जगमगा उठा। कैमरामैन प्रकाश क्षेत्र के विशाल आकार को देखकर हल्का सा हौंफने लगा। वह तेजी से अपने होठों के पास स्थित एक छोटे माइक की ओर फुसफुसाने लगा। एक रैंक के हंटर के रूप में मैंने पहले भी कई छापे में भाग लिया है, लेकिन ये पहली बार है कि मैंने इतना बड़ा लाइट जादू देखा है, जैसा कि कोरिया के सर्वोत्तम मैच प्रकार के शिकारी से अपेक्षित था। उसकी आवाज माइक में घुसी और पूरे देश के दर्शकों तक पहुंच गई। अभी कुछ समय पहले ही उसने सुना था कि जिस लाइव प्रसारण का वह फिल्मांकन कर रहा था, उसकी दर्शक रेटिंग 80% से अधिक हो गई थी। अब अत्यधिक प्रेरित महसूस करते हुए कैमरामैन ने और भी बेहतर फुटेज कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी समूह के पीछे उसके बगल में खड़े मिन ब्यून-गू ने जल्दी से उसे अपने कंधे से पीछे खींच लिया। इस पूर्ण ताकत के साथ कैमरामैन कोई प्रतिरोध नहीं कर सका और मिन ब्यून-गू का सामना करने के लिए घूम गया। उसके कंधे में इतना दर्द हुआ कि उसका मुंह अपने आप ऊपर नीचे हो गया। एक उपचारक इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? हालांकि चौंकने का समय नहीं था। कैमरामैन अब मिन ब्यून-गू का सामना कर रहा था, जिसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल अलग थी जब वह हेलीकॉप्टर में यात्रा के दौरान चुटकुले सुनाने में व्यस्त था। ये यहाँ एक रैंक एस्कालकोटरी का बॉस रूम है। यहाँ आपके अलावा कोई भी आपके जीवन के लिए जिम्मेदार नहीं है।
मिन ब्यून गू की गुस्से से भरी आवाज सुनकर कैमरामैन केवल अपना सिर हिलाता रहा, कोई समझदारी भरा जवाब देने में असमर्थ रहा। समझे तो पीछे ही रहना, असली चीज तो शुरू होने वाली है। एक रैंक एस हंटर की उमड़ती ऊर्जा, यहां तक कि एक हीलर जिसे सभी हंटर प्रकारों में से शारीरिक रूप से सबसे कमजोर माना जाता था, फिर भी एक ऐसी आभा प्रदर्शित कर सकता था जो रैंक ए हंटर को आसानी से अभिभूत कर देती थी। रैंक एस और रैंक ए के बीच यही अंतर था। ऐसे राक्षसी प्राणी एक गहन लड़ाई शुरू करने के लिए एक साथ एकजुट हो रहे थे, तो एक मामूली सी रैंक वाला कैमरामैन भी यहाँ क्या हासिल कर सकता था। कैमरामैन को हंटर बनने के बाद पहली बार अपनी शक्तिहीनता महसूस हुई और वह जल्दी से मिन ब्यूनगू के पीछे खड़ा हो गया। यकीन से ये आ गए। एक अति विशाल चींटी को शिकारियों की उपस्थिति का पता चला और उसने अपने 6 पैरों को धीरे धीरे उस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जहां वे थे। तो वह रानी है। बेक यूनहो ने घबराकर अपनी लार निगल ली। अन्य शिकारियों के चेहरे पर भी तनाव और घबराहट साफ झलक रही थी। चींटी रानी की बिल्कुल प्रभावशाली उपस्थिति। ये पुरुष और महिलाएं चींटी रानी के बाहरी स्वरूप को देखने वाले पहले इंसान बन गए थे, जो सैकड़ों हजारों चींटियों की दीवार को पार करके यहां तक पहुंचे थे। आज हम इन दुर्बल चींटियों की जीवन रेखा को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। उस विशाल जीव को नीचे लाने के बारे में सोचते ही बेक यूनहो का दिल कांप उठा। लेकिन अगर उन्हें ऐसा करना ही था तो सबसे पहले बेक यूनहो की नजर जो चींटी रानी पर टिकी हुई थी, अब नीचे जमीन पर आ गई। हमारे लिए आवश्यक है। 8 चींटियां चींटी रानी के सामने चल रही थी, उन्हें पहले गार्डों से छुटकारा पाना था। जैसे कि उसने अपने साथी छापे के सदस्यों के दिमाग को पढ़ लिया हो, टीम के मुख्य टैंकर माह डोंगवूक अग्रिम पंक्ति में आगे बढ़ा। जैसे ही वह चिल्लाया, उसकी गर्दन से एक मोटी नस बाहर निकल आई। तुम चींटियां हो, आओ और कुछ ले आओ। उनकी प्रभावशाली दहाड़। चींटियों की दृष्टि अब खराब हो गई थी, लेकिन बदले में उनकी सुनने की क्षमता और भी अधिक विकसित हो गई थी, इसलिए उन्होंने माह डोंगवूक की स्थिति पर झपटने से पहले तुरंत अपने नुकीले दांत और पंजे खोल दिए। उसने जल्दी से अपने पीछे देखा। शिकारी अब चाहे इन एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए माह डोंगवूक के पीछे दौड़ रही थी, और जब उसने उसकी पुकार सुनी तो उसने तुरंत अपनी लंबी तलवार खोल दी। दोनों हाथों से मूठ को उल्टी पकड़ में पकड़कर उसने जमीन पर जोरदार वार किया। कौशल उत्तेजना का कंपन सक्रिय। जब तलवार जमीन पर प्रहार कर रही थी और भूकंप का केंद्र बन गई, तो जादुई ऊर्जा गोलाकार तरंगों में फैल गई। माह डोंगवूक पर निशाना साधने वाले चींटी रक्षकों ने अचानक अपनी दिशाएं बदल दी और इसके बजाय चाहे इन पर कूद पड़े, जैसे कि वे किसी शक्तिशाली चीज से मंत्रमुग्ध हो गए हों। तुम वहां जाओ। जैसे ही राक्षस उसके पीछे से चाहे इनकी ओर भागे, माह डोंगवूक ने अंदर ही अंदर हवा को मुट्ठी में भर लिया। वह चींटी रक्षकों की आक्रामकता को आकर्षित करने में सफल रहा। आगे उसकी बारी थी। माह डोंगवू तेजी से चाहे इन और उसकी ओर बढ़ने की कोशिश कर रही विशाल चींटी रानी के बीच में आ गया। तुम मेरे हो। दुश्मन द्वारा उसका रास्ता रोके जाने से चींटी रानी अप्रसन्न हुई होगी, क्योंकि वह ऊंची आवाज में चीखने लगी थी। कोई भी पुराना टैंकर दबाव के कारण दब जाता और उस भयावह चीख से अपने कान बंद कर लेता, लेकिन ऐसी चाल कोरिया के सर्वश्रेष्ठ टैंकर माह डोंगवू के खिलाफ काम नहीं करेगी। इसके बजाय उसने अपने कौशल बैटल क्राई ऑफ प्रोवोकेशन को सक्रिय किया। चाहे इनके विपरीत, जिसने एग्रो कौशल को सक्रिय किया, डोंगवूक ने एक ऐसे कौशल को सक्रिय किया जो केवल एक ही लक्ष्य के विरुद्ध काम करता था। चींटियों की रानी ने चिल्लाना बंद कर दिया और अब डोंगवूक को घूरने लगी। उसने इसके एग्रो को सफलतापूर्वक आकर्षित किया था, और अब उसकी भूमिका बॉस के हमलों को तब तक सहने की थी जब तक कि उसके सहकर्मी चींटी रक्षकों को मारकर उसकी सहायता के लिए नहीं आ जाते। और यही वह भूमिका होगी जिसे वह इस दुनिया में निभाने के लिए सबसे अधिक आश्वस्त महसूस करता है। माह डोंगवूक ने उस भारी बड़ी ढाल को अपनी ठुड्डी के ठीक नीचे उठाया। उसकी आंखों में गंभीर दृढ़ संकल्प की रोशनी जल रही थी। जैसा कि वह हमेशा करता था, उसने अपने दिल में गहराई से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। कृपया आज मुझे अपनी और अपने सहकर्मियों की सुरक्षा करने की शक्ति प्रदान करें। तभी उसके पीछे से एक बड़ा विस्फोट हुआ, जो चींटी रानी के हमले की शुरुआत का संकेत था, जहां अनगिनत जिंदगियां दांव पर थीं। दादाजी, क्या आप देखने नहीं जा रहे हैं? शिकारी आज स्क्रीन पर दिखाई देने वाले हैं। दादी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे मत बनो। टीवी वालों ने अभी अभी कहा कि इस बार वे आज सचमुच उन चींटियों को तोड़ सकते हैं, तो चलो एक साथ देखते हैं। वे सभी हर खूनी समय में बिल्कुल एक ही बात कहते हैं। मैंने तुमसे कहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बूढ़े दादाजी ने अपनी कुर्सी से मुंह मोड़ लिया और इसके बजाय अपना ध्यान अखबार पर केंद्रित कर दिया। लेकिन तभी उसकी थोड़ी झुकी हुई पीठ से उसके जीभ चटकाने की आवाज आई।
यहाँ तक कि यह अखबार भी उन्हीं खतरनाक शिकारियों के बारे में बात कर रहा है और कुछ नहीं। कैसे उबाऊ। बूढ़ी दादी ने सावधानी से अपने शयन कक्ष का दरवाजा बंद कर लिया क्योंकि उसके पति की कर्कश आवाज लगातार उसके कानों में प्रवेश कर रही थी। सिर्फ 2 साल पहले तक उनके पति जेजू द्वीप से जुड़ी तमाम खबरों में इतनी दिलचस्पी रखते थे। वह हंटर्स के भी बड़े समर्थक थे। आखिरकार उनके एकमात्र बच्चे को जेजू द्वीप की चींटियों ने उनसे छीन लिया। जो निराशा उन्हें महसूस हुई कि उनकी दुनिया ढह रही है, वह जल्द ही चींटी राक्षसों के प्रति गहरी नफरत में बदल गई। जब भी कोई वशीकरण अभियान चल रहा होता था तो भाग लेने वाले हंटर्स को खुश करने के लिए उनके पति ने हंटर्स एसोसिएशन को बड़ी मात्रा में धनराशि दान की थी। ऑपरेशन की तारीखों से पहले वाली रातों में भी वह घबराहट के कारण सो नहीं पाए। हालांकि जिसकी अपेक्षा जितनी बड़ी होगी उसकी निराशा भी उतनी ही अधिक होगी। जब तीसरी अधीनता का प्रयास, जिसमें शिकारियों ने सफल होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने का वादा किया था, भी भारी नुकसान के साथ विफलता में समाप्त हो गया, तो उसके पति कई दिनों तक अपनी बुद्धि वापस नहीं पा सके। वह बिल्कुल चकित और इसी तरह देख रहे थे। उसके बाद उनके पति ने हंटर्स के बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। उन्होंने आशा करना बंद कर दिया और उनसे किसी चमत्कार की आशा करना बंद कर दिया। दादी ने एक बार फिर आह भरी और लिविंग रूम में टीवी का रिमोट उठा लिया। जब इसे चालू किया गया तो प्रसारण का मेजबान अपना भावनात्मक भाषण देने के बीच में था। दक्षिण कोरिया के हमारे गौरवान्वित शिकारियों ने चींटी रानी छापे की दिशा में अपना पहला कदम उठाया है। जैसे ही उसने टीवी चालू किया, शिकारी युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे थे। दादी ने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने इकट्ठा कर लिया और देखती रही। चिंता में उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब शिकारी घायल हो गए तो उसने उन पर दया करते हुए अपनी नजरें फेर ली। जब शिकारियों के हमले सफलतापूर्वक हुए तो उन्होंने खुशी से ताली बजाई। अंत में उन्होंने एक राक्षस को मार गिराया है। वह शुरुआत थी। शिकारियों के भीषण प्रहारों से भयानक दिखने वाले चींटी राक्षस एक एक करके गिरने लगे। और जब भी ऐसा होता था, लोगों की दहाड़े और जयकारे उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में गूंज उठती थी जिसमें दादी रहती थी। केवल 4 और बचे हैं। वे उनकी आधी संख्या को हराने में कामयाब रहे हैं। उस घोषणा को सुनकर दादी की आंखों में अचानक आंसू आ गए। सबसे पहले वह इन शिकारियों के प्रति आभारी थी जो अन्य लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। दूसरे, उसे अपने बेटे का चेहरा याद आया जब लड़के ने उसे जेजू द्वीप में स्थित एक बड़े निगम द्वारा काम पर रखे जाने का जश्न मनाया था। केवल 2 और गार्ड बचे हैं। जब तक वे इन दोनों को हरा सकते हैं, वे चींटी रानी पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं। इस छापेमारी के सफल समापन में अब ज्यादा समय नहीं है। ये तब था। शयन कक्ष का दरवाजा खुला और दादाजी जल्दी से बाहर भागे। उनका चेहरा भावनाओं से जल रहा था। प्रिय। हालांकि दादी ने उन्हें बुलाया, दादाजी ने कुछ नहीं कहा। उनकी लाल आंखें टीवी स्क्रीन पर चिपक गईं और कहीं नहीं। उनकी कसकर बंद मुठ्ठियां अब जोर जोर से कांप रही थीं। मेजबान ने अपनी सांसें रोक ली और कुछ देर तक स्थिति का निरीक्षण करते रहे। इससे पहले उन्होंने उन सभी शक्तिशाली चींटी रक्षकों को हरा दिया है। बची हुई एकमात्र चींटी रानी ही है। जैसे ही वे रानी को मार देंगे, ये वैसा ही होगा जैसे चींटियां पूरी तरह से नष्ट हो गईं। हमारे गौरवान्वित शिकारी, वे कोई समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं और अपने अंतिम लक्ष्य पर हमला करना शुरू कर दिया है। टीवी स्क्रीन पर अब महडोंग वूक के पीछे से एक ही समय में भागते हुए 5 शिकारियों की उत्तेजक छवि प्रदर्शित हुई, जिन्होंने चींटी रानी के हमलों के खिलाफ सराहनीय रूप से सहन किया था। दादाजी के चेहरे से मोटे आंसू बह निकले क्योंकि उन्होंने सहज भाव से जोर से हवा में मुक्का मारा। टीवी स्टेशन के अंदर जैसे ही स्टेशन की फोन लाइन पर प्रोत्साहन और समर्थन के फोन कॉल आने लगे, स्टेशन के निदेशक शुद्ध खुशी से चिल्ला उठे। सर, अभी अभी दर्शकों की रेटिंग 85% से अधिक हो गई है। हमने ये किया। निर्देशक ने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर भींच ली। दर्शकों की रेटिंग 85%। अब यह एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकेगा, भले ही दक्षिण कोरियाई फुटबॉल टीम विश्व कप के फाइनल में पहुंच जाए। और जब उसने विदेशों से आने वाले सभी मुनाफे के साथ साथ भविष्य के संभावित राजस्व के बारे में सोचा, एक जैकपॉट। वह अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा और अपना चेहरा रगड़ने लगा। स्टेशन के सिचुएशन रूम में मौजूद अन्य सभी कर्मचारियों ने अपने बॉस का प्रसन्न चेहरा देखकर राहत की सांस ली। द्वीप से प्रसारित फुटेज दिखाने वाली मुख्य स्क्रीन पर कोरियाई शिकारी चींटी रानी से कीमा बनाने में व्यस्त थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और फ्रांस। ये वह क्षण है जब दक्षिण कोरिया उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने सफलतापूर्वक रैंक एस गेट पास कर लिया है। स्टेशन के निदेशक ने उसके पसीने से लथपथ चिकने माथे को थपथपाने के लिए अपना रुमाल निकाला। हाँ, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा। रानी अब मृत्यु के कगार पर थी। इन शिकारियों को अब केवल चींटी राक्षस को खत्म करना था और चींटी सुरंग से सुरक्षित रूप से भागना था। तथापि क्या बकवास है। निर्देशक के होश उड़ गए और उसने तुरंत अपने पीछे देखा। एक निर्माता ने झट से आवाज कम कर दी। जहां ये निर्माता था उसके करीब जाने से पहले निर्देशक ने अपना सिर इधर उधर झुकाया। निर्माता नहीं, अभी वह कौन सा शोर था? आह, वह था। ये वास्तव में जेजू द्वीप से आने वाला वास्तविक समय का लाइव फीड है। वह चीख चींटी रानी की ओर से आई थी। चींटी रानी ने यह शोर मचाया। जनता को प्रसारण दिखाए जाने और द्वीप से वास्तविक समय की लाइव फीड आने के बीच थोड़ी देरी हुई। चूंकि किसी को नहीं पता था कि छापे के दौरान क्या होगा, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि वास्तविक समय के फुटेज को सीधे जनता को नहीं दिखाया जा सकता। स्टेशन के निदेशक ने चेहरे पर मुस्कान के साथ आदेश जारी करने से पहले फीड को देखा। ठीक है, मुझे लगता है कि जब हम एक ऐतिहासिक जीत देखने वाले हों तो किसी राक्षस की भयानक चीख निकलना ठीक नहीं होगा। यदि आप उस भाग को संपादित कर दें या ऑडियो वॉल्यूम कम कर दें तो कैसा रहेगा? करूंगा सर। नाम के इस निर्माता ने अपना सिर हिलाया और निर्देशक ने प्रोत्साहन के तौर पर उसका दाहिना कंधा दबाया। यह तब था। स्टेशन का एक कर्मचारी कठोर भाव के साथ तेजी से उसके पास दौड़ा। निर्देशक, निर्माता नहीं। निर्देशक ने तुरंत अपना सिर घुमाया। उसके व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार एक बार भी उसके अधीनस्थों द्वारा इस तरह के भाव लेकर बनाई गई रिपोर्ट अच्छी नहीं निकली। निर्देशक द्वारा रिपोर्ट सुनने से पहले ही वह इस अशुभ आशंका से घिर गया था। प्रार्थना करते हुए कि वह गलत था, कम से कम आज के लिए, निदेशक ने सावधानी से कर्मचारी से पूछा, क्या हुआ? दुर्भाग्य से किसी के अशुभ अनुमान सच होने का एक तरीका था। कर्मचारी निराश स्वर में बोला, सर, मुझे अभी पता चला है कि जापानी शिकारी अभी द्वीप से हट रहे हैं। वह क्या था? माह डोंग वूक ने अपने साथियों को प्रेरित किया। हम बस पहुंच गए। आइए हम थोड़ा और जोर लगाएं, सब लोग। जैसा कि उनके शब्दों में निहित था, चींटियों की रानी सचमुच अपने आखिरी पड़ाव पर थी। उन्हें बस थोड़ा और धक्का चाहिए था और वही होगा। इमताए ग्यू द्वारा चलाए गए रानी के सिर पर सैकड़ों तीर एक साथ कसकर चिपके हुए थे और परिणामस्वरूप वह प्राणी हेजहोग जैसा दिखता था। फिर एक और तीर उड़कर रानी के चेहरे पर लगा। जी वैसे चिल्लाया मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो और उसने अपना सिर हिलाया। रानी ने तुरंत अपनी स्थिति संभाली और बॉस के कमरे में जहरीला अम्लीय तरल उगलना शुरू कर दिया। यह इतना व्यापक हमला था कि कई शिकारी समय रहते भागने में असफल रहे। उनकी खाल जलकर काले कोयले में बदलने लगी, लेकिन मिन ब्यून गू के उपचार जादू से उनके घाव पूरी तरह ठीक हो गए। रानी इस तथ्य से और अधिक क्रोधित हो गई कि उसका एसिड हमला प्रभावी नहीं था और उसने समूह के सामने माह डोंग वू को अपने बड़े आरी जैसे नुकीले दांतों से काटा। हालांकि माह डोंग वूक ने अपने पूरे शरीर की रक्षा के लिए उन्नत किलेबंदी कौशल को सक्रिय किया और रानी के हमले को सहन करने में कामयाब रहा। चींटी के जबड़े का एक हिस्सा ढाल से बंद हो गया था, जबकि दूसरा हिस्सा उसके बाएं हाथ से बंद हो गया था। जब माह डोंग वूक इस तरह से अधिक समय बिता रही थी, चींटी रानी की ओर से आग की लपटों का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा। ये चोई जोंग इनका जादू अपना काम कर रहा था। रानी लड़खड़ाने लगी और खुद को संतुलित करने में विफल रही। इस बीच बेक्यून ने अपने जानवर जैसे राक्षस रूप में इस मौके का फायदा उठाया और अपने नंगे हाथ पंजे से रानी के बाएं दांत को चीरने के लिए बहुत तेजी से छलांग लगाई। चतुराई से वापस जमीन पर उतरते हुए बेक्यून ने जोर से सांस ली, क्योंकि उसके दिल में निश्चितता बढ़ गई थी। रानी का काम खत्म हो गया। उनके व्यापक शिकार अनुभव ने उन्हें ऐसा बताया। यही वह क्षण होगा जब वे अंततः राक्षसों की सेना के नेता को मार डालेंगे, जिन्होंने इस भूमि को अपने पीड़ितों के खून से काला कर दिया था। बस थोड़ा सा और यह हो जाएगा। जब उसने ऐसा सोचा तो उसके हृदय की गहराई से एक शक्तिशाली भावना उमड़ पड़ी। लेकिन फिर रानी ने अचानक अपना सिर हवा में ऊपर उठा लिया और एक चीख जो इतनी तेज थी कि शिकारियों के कान के पर्दे लगभग फट गए, पूरी चींटी सुरंग में गूंज उठी। बेक्यून की आंखें जोर से हिल गईं। वह क्या था? क्रोध की दहाड़। यह मौत का तांडव है। नहीं, यह उनसे अलग लगा। वह चीख किसी के प्रति याचना भरी पुकार जैसी लग रही थी, कोई चीज जो अभी भी बहुत दूर थी। ये कुछ मांग रहा है। जब उसकी विचार प्रक्रिया वहां पहुंची तो उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक अज्ञात ठंडक महसूस हुई। हमें उस चीज को रोकने की जरूरत है, इससे पहले कि बेक्यून एक और कदम आगे बढ़ा सके। चाहे इनने बहुत शालीनता से छलांग लगाए और दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ी हुई तलवार को नीचे झुका दिया। इससे पहले कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो पाती, रानी का सिर सबसे पहले जमीन पर गिरा। कैमरामैन एस रैंक के प्राणियों की इस लड़ाई का गवाह बनते हुए अपनी सांसें रोके हुए था।
और आखिरकार वह खुशी से अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाने में सक्षम हो गया क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ गए। यही वो पल था जब 4 साल तक चली उस खौफनाक लड़ाई से पर्दा उठ गया। भारी हौंफते हुए माह डोंग-वूक ने अपने साथियों की ओर अपना अंगूठा ऊपर उठाया। चाहे इन ने भी राहत की सांस ली। चोई जोंग इन ने अपना चश्मा ठीक करते हुए मुस्कुराया, जबकि इम ताइग्यू ने हवा में मुक्का मारा। हर कोई अपने अपने तरीके से जीत पर खुशी जाहिर कर रहा था। उनमें से केवल बेक यून हो ही उसके दिल के कोने में जड़े जमा रही इस अशुभ और अस्पष्ट ठंड से कांप रहा था। दोस्तों, हम रैंक गेट को सफलतापूर्वक पार करने वाली पूरी दुनिया में 7वीं रेड टीम बन गए हैं, तो आप ऐसे क्यों दिखते हैं? ये तब था माह डोंग-वूक, जो कमांड सेंटर के साथ संचार में था, ने अचानक क्रोधित अभिव्यक्ति व्यक्त की। उनके पास इस तरह आराम करने का समय नहीं था। उसने तुरंत पास में एक छोटा सा ब्रेक लेते हुए अपने साथियों को बुलाया। जापानी पहले ही पीछे हट गए हैं और शेष चींटियां इस ओर जा रही हैं। हमें अभी यहीं से भागने की जरूरत है। लेकिन क्या हमारे पास अभी भी कुछ समय नहीं बचा है? 20 रैंक एस शिकारी 30 मिनट तक भी टिके नहीं रह सके, 1 घंटे की तो बात ही छोड़ो। जब उनके टीम के साथी स्पष्ट रूप से घबरा गए तो माह डोंग-वूक ने जटिल स्वर में बात की। मैं विवरण नहीं जानता, लेकिन एसोसिएशन ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन जापानियों ने एक तरफा संचार काट दिया है। वे कुतिया के बदबूदार पिल्ले। चोई जोंग इन ने घृणा में कुछ चुनिंदा शब्द कहे। यदि यहाँ जापानी शिकारी होते और कोरियाई नहीं, तो क्या वे इतनी जल्दी हार मान लेते और पीछे हट जाते? हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में क्रोधित होने के लिए व्यक्ति को पहले जीवित रहना होगा। अपने साथियों के बीच अशांति फैलने से रोकने के लिए माह डोंग-वूक ने अपनी भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश की। शांत चेहरे के साथ उसने उन्हें इस जगह से भागने की जल्दी की। हर कोई, जल्दी करो। कोरियाई छापा दल के सदस्य तेजी से रानी के कक्ष के बाहर की ओर भागे। हालांकि सबसे आगे चल रहा बेक यून हो पहले अपनी जगह पर रुका। दोस्तों, ठीक पीछे चल रहे मिन ब्यून गन को वही रुकना पड़ा, और एक श्रृंखला प्रतिक्रिया के रूप में बाकी सभी लोग भी रुक गए। बिना शब्द कहे बेक यून हो की निगाहें एक दिशा में टिक गईं और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। यह नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सका। नहीं, ऐसी बात तो शुरू से ही नहीं होनी चाहिए। जैसे ही उसने एक परछाई को अपनी ओर आते देखा, उसे नर्सरी क्षेत्र में लंबे मानव आकार के अंडे के छिलके की याद आई। आप मुझे बता रहे हैं कि यह एक अकेले राक्षस के पास मौजूद शक्ति है? बेक यूनहो का रंग तुरंत पीला पड़ गया। हैरान परेशान महसूस कर रहे अन्य शिकारियों को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वे तुरंत बाहर निकलने से एक कदम पीछे हट गए। यह क्या है? क्या चींटियां पहले ही यहां लौट आईं? जैसे ही शिकारी असमंजस की स्थिति में पड़ने लगे, अंधेरे में लिपटी चींटी सुरंग के दूर से एक पंख वाली चींटी धीरे धीरे कोरियाई शिकारियों की ओर चल रही थी। चैप्टर 117। जैसे ही चाहे इन ने चींटी राक्षस को रानी के कक्ष में इत्मीनान से प्रवेश करते देखा तो तुरंत महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत हो गया है। वहां कोई उपस्थिति नहीं है। लगातार उस पर नजर रखे बिना प्राणी का पता लगाना लगभग असंभव था। इसकी उपस्थिति को महसूस करना कितना कठिन था। अब तक उससे मिले सभी शिकारियों और राक्षसों में से केवल 2 ही ऐसे प्राणी थे जिनका चाहे इन पर इस प्रकार का प्रभाव था। उनमें से एक उसकी आंखों के ठीक सामने ये चींटी राक्षस था और दूसरा था मिस्टर सेओंग जिनवू। उसे बेवजह सेओंग जिनवू की याद आ गई, जिसने कुछ दिन पहले जापान के सबसे शक्तिशाली हंटर पर अपने छिपे हुए नुकीले दांतों को उजागर कर दिया था। क्या होगा अगर वह आदमी उसके सामने उसका दुश्मन बनकर खड़ा हो जाए? वह अब सांस नहीं ले पा रही थी क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी में कपकपा देने वाली ठंडक दौड़ रही थी। इसकी कल्पना मात्र से ही उसकी अभिव्यक्ति काफी कठोर हो गई। इस अज्ञात चींटी राक्षस का प्रवेश निश्चित रूप से कोरियाई शिकारियों के लिए अच्छी खबर नहीं थी, जो अभी भी चींटी रानी से लड़ने से बहुत थके हुए थे। बात यह है कि उस राक्षस के साथ कुछ गड़बड़ है। ये सचमुच डरावना लगता है। ये बेक यून हो या चाहे इनकी सीमा तक नहीं था, लेकिन अन्य शिकारियों को भी यहाँ असंगतता की एक निश्चित भावना महसूस हुई। ये सिर्फ एक राक्षस था, फिर भी वातावरण तेजी से बदल रहा था। माह डोंग-वूक अंदर से चिंतित था। जब किसी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ता है तो एक नेता को तुरंत निर्णय लेना पड़ता है, खासतौर पर तब जब उन पर इस तरह समय के लिए दबाव डाला गया। यह एक राक्षस है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। लेकिन आखिर उसे अभी इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही थी? जब वे वहां खड़े होकर विचार कर रहे थे और झिझक रहे थे, चींटी राक्षस ने उनके बीच की दूरी को बहुत तेजी से कम कर दिया। इसकी हरकतें इतनी शांत थीं कि रोंगटे खड़े हो जाते थे।
हमारे पास इस तरह संकोच करने का समय नहीं है। जब तक माह डोंग-वूक अंततः अपनी अंतर्ज्ञान द्वारा बजाई गई चेतावनी की घंटी को दबाने में कामयाब हो गया और अगला तार्किक निर्णय लिया। राक्षस अचानक उसकी नजरों से ओझल हो गया। कहा, माह डोंग-वूक की आंखें बहुत खुल गईं क्योंकि उसने जल्दी से अपने आसपास का निरीक्षण किया। अन्य शिकारियों की प्रतिक्रियाएं भी इतनी भिन्न नहीं थीं। पीछे कैमरामैन ने उत्सुकता से चारों ओर देखते हुए देर से राक्षस का पता लगाया और चिल्लाया, ये हमारे पीछे है। इससे शिकारी चौंक गए और तेजी से पीछे मुड़ गए, इतनी तेजी से कि उनमें से कोई भी नहीं देख सका। चींटी राक्षस शिकारियों के पीछे से फिसलकर चींटी रानी की मृत लाश के सामने खड़ा हो गया। ये हमसे आगे निकल गया। आखिर कैसे? ठीक उसी तरह कोरियाई रेड टीम के शिकारियों को आखिरकार वही देखने को मिला जो बेक यूनहो ने पहले अपनी आइज ऑफ द बीस्ट के साथ देखा था। उनकी हृदय गति तेजी से बढ़ गई और कुछ ही समय में उनकी सांसें तेज हो गईं। वह कोई साधारण राक्षस नहीं है। माह डोंग-वूक के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थीं। चींटी राक्षस चुपचाप मृत रानी को देखता रहा। उसने शिकारियों के प्रति जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन फिर उसने अपना सिर उठाया और वह इतनी भयानक और तेज आवाज में चिल्लाने लगा कि चींटियों की पूरी सुरंग उसकी गूंज से हिलने लगी। कैमरामैन सबसे पहले अपने पैरों की सारी ताकत खो बैठा। अन्य शिकारी भी इस भारी दबाव का सामना नहीं कर सके और वे एक एक करके जमीन पर घुटने टेकने लगे। माह डोंग-वूक ने भी मैदान से बाहर खुद को सहारा देने की कोशिश करते हुए शुद्ध अविश्वास का भाव दिखाया। मैं चीख के कारण घुटने टेक रहा हूं। जब तक कभी न खत्म होने वाली चीख खत्म हुई, तब तक केवल चाहे-इन ही खड़ी थी और कोई नहीं। हालांकि उसके दोनों पैर भी काफी लड़खड़ा रहे थे, जैसे कि इस समय वह केवल सीधा खड़ा होना ही कर सकती थी। जाहिर है, यहां जवाबी लड़ाई का सवाल ही नहीं था। तभी चींटी राक्षस ने शिकारियों के प्रति कुछ रुचि दिखाई, स्पष्ट शत्रुतापूर्ण इरादे से बूट करने के लिए। चाहे इनकी आंखें चौड़ी हो गईं। जब प्राणी शिकारियों का सामना करने के लिए मुड़ा तो उसका चेहरा भयानक रूप से मुड़ गया था, जैसे कि वह रानी की मौत पर अपना गुस्सा व्यक्त कर रहा हो। उसने शांति से अपना हाथ अपनी तलवार की मूठ की ओर बढ़ाने की पूरी कोशिश की। हालांकि चींटी राक्षस चाहे इनकी कमर से तलवार खींचने की गति से एक कदम तेज था। चींटी राक्षस ने सचमुच पलकें झपकाईं और उसकी नाक के ठीक सामने फिर से प्रकट हो गया। चाहे इनकी आंखें जोर से हिल गईं। उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वह अपनी सुरक्षा के बारे में सोच सके। उसके सिर के किनारे पर चोट लगने के कारण चाहे इन एक सीधी रेखा में उड़ गई और जमीन पर गिरने से पहले एक दूर की दीवार से टकरा गई। बस एक झटका और चाहे इन बेहोश हो गई। उस भयानक दृश्य को देखकर उसके सभी साथी अपना आश्चर्य छिपा नहीं सके, क्योंकि उनके सबसे मजबूत सदस्य को एक ही झटके में गिरा दिया गया था। इसीलिए दुर्भाग्य से उनके पास इस तरह हैरान रह जाने का समय नहीं था। उन्होंने अपने नए दुश्मन की हास्यास्पद शक्ति स्तर की पुष्टि की थी। अपने अनुभवों के माध्यम से ये शिकारी अच्छी तरह से जानते थे कि उनके जीवित रहने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी जितनी अधिक देर तक वे अभी की तरह झिझकते रहेंगे। मुख्य टैंकर के रूप में माह डोंग-वूक ने सबसे पहले एक कदम आगे बढ़ाया। माह डोंग-वूक ने शक्तिशाली रूप से चींटी राक्षस को पीछे से पकड़ा और अपनी दोनों भुजाओं को मजबूत किया। उस ताकत से जो एक पूर्ण विकसित पेड़ को आसानी से उखाड़ सकती थी, उसने चींटी राक्षस के शरीर को जोर से दबाया। उसकी बाहों और गर्दन पर मोटी मोटी नसें उभर आईं। दुर्भाग्य से जब चींटी राक्षस ने अपनी ताकत थोड़ी बढ़ा दी तो माह डोंग-वूक की दोनों भुजाएं वैसे ही गिर गईं। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, बेक यूनहो आगे बढ़ा। यदि वह अब उस चीज का ध्यान आकर्षित करने में विफल रहा तो माह डोंग-वूक को एक पल में मार दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास खुद का बचाव करने के साधन नहीं है। बेक यूनहो ने अपने दांत पीस लिए। उसके पूरे शरीर पर सफेद बाल उगने लगे। राक्षस पर झपटने से पहले उसके पंजे फैल गए और वह एक क्रूर जानवर में बदल गया। राक्षस फिर वहां से गायब हो गया। कहां यहां तक कि बेक यूनहो की आइज ऑफ द बीस्ट भी राक्षस की हरकतों का पता लगाने में विफल रही। चीख उसके पीछे से आई। इस बार ये चोई जोंगिन था, जो अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार हो रहा था। चींटी राक्षस के लंबे पंजे ने उसके ऊपरी धड़ पर एक लंबा तिरछा कट घाव छोड़ दिया और वह दर्द भरी कराह के साथ जमीन पर गिर गया। जहां वह था, वहां से लगभग 5 कदम की दूरी पर इम ताएग्यू अपनी उपस्थिति छिपाते हुए उद्घाटन का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत अपनी जादुई शक्ति से युक्त एक बाण चलाया। मैं इस दूरी में कभी नहीं चूकूंगा। उस शॉट में उसका दृढ़ आत्मविश्वास समाहित था। उसके लिए बहुत बुरा है। एक शक्तिशाली झटके ने इम ताएग्यू की आंखों को हिला दिया। अरे! चींटी राक्षस ने उड़ते हुए तीर को छीन लिया और आसानी से उसे आधा तोड़ दिया।
इम ताएग्यू ने जल्दी से अपना अगला तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसने ऐसा किया और अपना धनुष उठाया, राक्षस पहले से ही उसके सामने खड़ा था। इम ताएग्यू के चेहरे पर चोट लगी और वह उड़ गया। बेक यूनहो ने तब हमला किया जब चींटी राक्षस की पीठ उससे दूर हो गई, लेकिन उसके सिर के पिछले हिस्से को राक्षस ने पकड़ लिया, क्योंकि जीव एक पल में इधर उधर घूम गया। उसके बाद उसे हिंसक तरीके से जमीन में गाड़ दिया गया। बेक यूनहो का शरीर प्रभाव से कांप उठा। जैसे ही चींटी राक्षस बेक यूनहो को फिर से जमीन पर पटकने के लिए तैयार हो रहा था, महाडोंग वुक आगे बढ़ा और कंधे से प्राणी को दूर धकेल दिया। चींटी राक्षस वापस खड़ा होने से पहले थोड़ी देर के लिए जमीन पर लुढ़क गया। महाडोंग वुक की भुजाएं निश्चित रूप से कुछ ही समय पहले कट गई थी, फिर भी वह अपने सभी अंगों को पूरी तरह से बरकरार रखते हुए प्राणी पर हमला कर रहा था। चींटी राक्षस ने महाडोंग वुक को फिर से हरा दिया और फिर अन्य शिकारियों को भी हराने के लिए आगे बढ़ा। फिर भी जिन मनुष्यों को अपंगतापूर्ण चोटों के साथ नीचे रहना चाहिए था, वे फिर से हमला कर रहे थे। पलक झपकते ही सभी पूरी तरह से ठीक हो गए। तभी चींटी राक्षस ने एक उपचारक के अस्तित्व को पहचानना शुरू कर दिया। राक्षस ने इस कष्टप्रद मानव को खोजने के लिए आसपास के क्षेत्र को स्कैन किया। हालांकि मिन ब्यूंग गु दबाव में शांत रहा। उसका एकमात्र आत्मरक्षा कौशल छलावरण। वह इस कौशल के साथ खुद को पूरी तरह से छिपाने में सक्षम था, जो स्टील था, कौशल के समान था, लेकिन इसमें एक खामी थी, वह जगह से हिल नहीं सकता था। फिर भी यह उसके जैसे हीले के लिए पर्याप्त से अधिक था। उसे बस एक ही स्थान पर खड़ा रहना था और अपने साथियों को ठीक करना जारी रखना था, बस इतना ही था। जब उपचार कौशल एक अज्ञात स्थान से उड़ता रहा तो चींटी राक्षस ने अपनी रणनीति बदल दी। इसने महाडोंग वुक को चुना, जो शिकारियों में सबसे मजबूत दिख रहा था, उसका पैर पकड़ लिया और उसे हवा में उल्टा लटका दिया। वह चीज अब क्या करने की कोशिश कर रही है? मिन ब्यूंग गु को बहुत आश्चर्य हुआ। इसके बाद चींटी राक्षस धीरे धीरे महाडोंग वुक को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा। मिन ब्यूंग गु ने ऐसा होते हुए भी उसे ठीक करना जारी रखा। वहां उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जिस क्षण उसने महाडोंग वुक को ठीक करना बंद कर दिया, वह आदमी पलक झपकते ही मर जाएगा। जैसे ही मिन ब्यूंग गु ने उपचार जादू जारी रखा, पसीना बाल्टी में बह गया। चींटी राक्षस ने लगातार फायरिंग करने वाले उपचार जादू की उत्पत्ति का पता लगाया और फिर उसका सिर मिन ब्यूंग गु की दिशा में घूम गया। यह नहीं हो सकता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पलकें झपकाई और चींटी राक्षस वहां से चला गया। क्या बकवास है! इस समय वह कहां गायब हो गया? ब्यूंग गु! बेक यूनहो जोर से चिल्लाया। फिर ऐसा हुआ, मिन ब्यूंग गु से खून की बौछार हो गई। जिंदा जलने का दर्द नीचे से हो रहा था और उसने नीचे देखा तो उसके पेट में एक बड़ा छेद था और चींटी राक्षस की काली भुजा उस छेद से बाहर निकल रही है। उसने अविश्वास से अपना सिर उठाया और बेक यूनहो की ओर देखा। मिन ब्यूंग गु लड़खड़ाती आवाज में बोला, भागो! बी ब्यूंग गु! बेक यूनहो ने उठने की कोशिश की, लेकिन वह अपने घायल पैर पर कोई ताकत नहीं लगा सका। चींटी राक्षस ने मिन ब्यूंग गु का सिर फाड़ दिया। बेक यूनहो अस्थिर रूप से लड़खड़ाया और आगे की ओर भागा। चींटी राक्षस ने मिन ब्यूंग गु के अब बिना सिर वाले शरीर को त्याग दिया और बेक यूनहो को उसकी गर्दन से पकड़ लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन प्राणी की अविश्वसनीय पकड़ से बचने के लिए यह अभी भी अपर्याप्त था। अचानक चींटी राक्षस ने अपना मुंह खोला। बेक यूनहो की हालत खराब हो गई थी। सदमे और आतंक के कारण उसकी भौहें सचमुच ऊंची हो गई थी। चींटी राक्षस मिन ब्यूंग गु के भाषण पैटर्न की पूरी तरह से नकल कर रहा था। यदि कोई इसकी आवाज में मौजूद अप्रिय दरार को हटा दे, तो कोई इसे मिन ब्यूंग गु की आवाज भी मान सकता है। भागो! चींटी राक्षस ने सीधे बेक यूनहो की आंखों में देखने से पहले बहुत देर तक वही शब्द दोहराए, तुम सब कमजोर हो। चींटी राक्षस के मुंह से एक परिचित भाषा निकली। यह अस्पष्ट लग रहा था, लेकिन निश्चित रूप से यह अभी भी निर्विवाद रूप से कोरियाई था। क्या? बेक यूनहो की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। इस तरफ रानी मर गई, सैनिकों को मार रहा है, पर्याप्त भुगतान नहीं। आपका राजा कौन? चींटी राक्षस ने बेक यूनहो की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तुम्हारा राजा कहाँ है? बेक यूनहो का दिमाग तेज हो गया। कोरियाई टीम के सबसे मजबूत व्यक्ति, चाहे इनके अभी भी बेहोश होने के कारण, उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत थी जो उसे और समूह के बाकी लोगों को थोड़ा समय दे सके। और उसने तुरंत उस जापानी टीम के बारे में सोचा जिसने कोरियाई लोगों को छोड़ दिया था। अधिक विशेष रूप से जापानियों में सबसे शक्तिशाली गोटो रयोजी। चींटी राक्षस ने अपना सिर ऊपर उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे संतुष्ट स्वर में दोबारा बोलने से पहले कुछ खोज रहा हो। वहां
एक मजबूत। और फिर इसने बेक यूनहो को ऐसे त्याग दिया जैसे वह समय बर्बाद करने लायक ही नहीं था, और बहुत ही विश्वसनीय गति से उसकी दृष्टि से गायब हो गया। बेक यूनहो जमीन पर लेट गया और जोर से हौंफने लगा। उसने जल्दी से अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। यह इसके लिए समय नहीं था। इससे पहले कि वह चीज वापस आए, उन्हें यहां से निकलना जरूरी था। तथापि जब वे उस हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली राक्षस के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए थे, चींटियों का झुंड चींटी सुरंग में लौट आया था और अब धीरे धीरे रानी के कक्ष पर कब्जा कर रहा था। गोटो रयोजी ने अपनी तलवार वापस म्यान में रख ली। उसके चारों ओर चींटियों की लाशें छोटी छोटी पहाड़ियों की तरह ढेर हो गईं। एक त्वरित नजर में इनमें से 100 से अधिक जीव रहे होंगे। ये जापान के सबसे ताकतवर लोगों के पास मौजूद क्षमताओं का एक आदर्श प्रदर्शन था। ऐसा लगता है जैसे हमने उनमें से अधिकांश का ध्यान रख लिया है। जी श्रीमान। उनके साथियों ने हमेशा भरोसेमंद गोटो रयोजी की दृष्टि की प्रशंसा करते हुए अपना सिर हिलाया। उन्होंने सोचा कि जब तक वे उसके साथ रहेंगे, कम से कम वे मारे जाने के भाग्य से बच जाएंगे। सर, मुझे बताया गया है कि हम पीछे हटने वाले अंतिम व्यक्ति होंगे। संचालन केंद्र से प्रसारण प्राप्त करने वाले हंटर ने संदेश प्रसारित किया। गोटो रयोजी ने अपना सिर हिलाया और तट की दिशा में मुड़ गया। इस तरह गोटो रयोजी को अपना वाक्य पूरा करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि एक चींटी राक्षस अचानक कहीं से प्रकट हुआ और अब अपने समूह के सामने खड़ा था। इसीलिए गोटो रयोजी ने एक ही नजर में नए दुश्मन की क्षमताओं का पता लगा लिया। वह बिल्कुल भी सामान्य चींटी नहीं है। गोटो। उनके सहकर्मियों ने उनकी मदद के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन्हें रोक लिया। मैं इसे संभाल लूंगा। इतने मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उसके सहयोगी केवल बाधा ही साबित होंगे। उसके लिए अकेले जाना आसान होगा। उसके फैसले पर भरोसा करते हुए टीम के साथियों ने उनके आदेश का पालन किया और सब कुछ उसके कंधों पर छोड़कर कुछ दूरी पर पीछे हट गए। गोटो रयोजी ने अपने चेहरे पर सतर्क दृष्टि रखते हुए अपनी तलवार खोल दी। एक चींटी। ऐसा लगता है कि आपकी आभा काफी मजबूत है। शायद चींटी राक्षस को भी उसकी ताकत का एहसास हो गया था, क्योंकि वह अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं रहा था। लेकिन यह अपेक्षित था। अगर उस प्राणी ने थोड़ी सी भी हलचल दिखाई, तो गोटो रयोजी उसे सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की योजना बना रहा था। तभी चींटी राक्षस ने अपना मुंह खोला। तुम राजा हो। राजा। गोटो की आंखें चौड़ी हो गईं। एक चींटी ने अभी अभी इंसानी भाषा बोली। हालांकि ये पहले से ही एक सर्वविदित तथ्य था कि बुद्धिमान राक्षस अपनी भाषाओं में बातचीत करते थे। इसलिए ये सोचना उनकी कल्पना का विस्तार नहीं होगा कि कोई राक्षस मानव की भाषाओं की नकल करने में सफल होगा। गोटो रयोजी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। राजा। जब एसोसिएशन के अध्यक्ष मात्सुमोतो शिगियो ने हंटर्स के अपने साम्राज्य का निर्माण पूरा कर लिया, तो वास्तव में वह सिंहासन संभालने के लिए एकमात्र व्यवहार्य उम्मीदवार थे, है ना? ये सही है। मैं राजा हूं। जैसे ही उसके मुंह से वांछित उत्तर निकला, चींटी राक्षस ने अपनी जादुई ऊर्जा पूरी तरह से प्रकट कर दी। जैसे केवल उसके सिरे को देखने से यह एहसास करने में असफल होना कि हिमखंड कितना बड़ा था, गोटो रयोजी ने अपनी जादुई ऊर्जा के छोटे से हिस्से से दुश्मन की असली ताकत का गलत अनुमान लगाया, जो बाहर निकल गया। उसकी आंखें अदृश्य रूप से कांपने लगी। यह क्या है? हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवा के कारण उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए और उसकी गर्दन के पीछे के सारे बाल सीधे खड़े हो गए। इससे पहले उसे केवल एक बार ही इस तरह की अनुभूति का अनुभव हुआ था। सियोंग जिनवू। लगभग उसी समय जब चींटी राक्षस ने अपनी चाल चली, गोटो रयोजी का सिर जमीन पर गिर गया। कोरियाई टीम इस वक्त चींटियों के झुंड से घिरी हुई थी। माह डोंग वूक लड़ा, इम ताएग्यू लड़ा, चोई जोंग इन ने भी लड़ाई लड़ी और यहां तक कि कैमरामैन को भी चींटियों को मारना पड़ा। हालांकि चींटियों की लहरों पर लहरों का कोई अंत नहीं था। सभी आवाजें बंद हो गई थी और बेक यूनहो जो कुछ भी सुन सकता था वह उसकी अपनी भारी सांसें थी। क्या यह अंत है? उसने तुरंत अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपनी भौं के नीचे बह रहे खून को पोंछा। अपने अकेले उपचारक प्रकार के शिकारी के चले जाने से उनके पास अब इन कई राक्षसों से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। यह प्रतिरोध वास्तव में निरर्थक था। फिर भी वह खुद को हार मानने के लिए तैयार नहीं कर सका, क्योंकि उसके 2 सबसे कीमती दोस्तों ने इस खतरनाक जगह पर अपनी जान गंवा दी थी। वह निश्चित रूप से अपनी कब्र भी नहीं खोदना चाहता था जहां उन्हें दफनाया गया था। उसने एक और चींटी का सिर नष्ट कर दिया। हालांकि अनगिनत अन्य लोगों ने मृत व्यक्ति की जगह ले ली और उस पर हमला करने की कोशिश की। बेक यूनहो ने शक्तिशाली ढंग से चींटियों को हटाया और दीवार के सहारे अपनी पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। इस तरह तो कम से कम अब वह चारों तरफ से नहीं गिरेंगे। उसने अपना सिर उठाया और अन्य शिकारियों की तलाश की।
उनके सहकर्मी, जो कुछ ही समय पहले उनके साथ लड़ रहे थे, अब दिखाई नहीं दे रहे थे। उनकी आकृतियां पूरी तरह से चींटियों के झुंड में दब गईं। बिल्कुल नहीं। वह विश्वास करना चाहता था कि यह संभव नहीं है। उसने अपने निचले होंठ को काटा, लेकिन फिर उसकी पीठ के पीछे अचानक उपस्थिति के कारण वह अपनी इंद्रियों से बाहर हो गया। वह तेजी से घूमा और एक मुक्का मारा, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रुक गया, क्योंकि जो उसके पीछे खड़ा था वह चींटी नहीं थी। क्या ये कौन है? वास्तव में यह पूरे शरीर पर काले कवच से सुसज्जित एक सैनिक था। यह उनका पहली बार देखने का मौका था, लेकिन फिर भी उन्होंने पाक हुई जिनसे इस चीज के बारे में पहले भी कई बार सुना था, जो रेड गेट घटना में शामिल थे। क्या यह नहीं है? बेक यूनहो आश्चर्य से चिल्लाया। ये चीज यहाँ क्यों है? यह तब था। सिपाही के मुंह से एक परिचित आवाज निकली। अदला बदली। चैप्टर 118। एक साल पहले कोरिया जापान संयुक्त छापा दल ने द्वीप पर दस्तक दी थी। चींटी रानी सोचने लगी, हमें ये द्वीप छोड़ देना चाहिए। अन्य जीवन रूप जिन्हें उनके भोजन स्रोत के रूप में काम करना चाहिए था, वे सभी द्वीप से गायब हो गए थे, और इसके बच्चों द्वारा एक दूसरे को खा जाने की घटनाएं अब अक्सर होने लगी। इस द्वीप पर अब रानी साम्राज्य के नागरिकों के भरण पोषण के लिए भोजन का कोई स्रोत नहीं था, क्योंकि इसकी आबादी कई हजार तक बढ़ गई थी। ये जारी नहीं रह सकता। मौजूदा राष्ट्र को त्यागें और एक नए राष्ट्र की स्थापना के लिए अन्य जीवन रूपों से भरपूर उपजाऊ भूमि की तलाश करें। यदि द्वीप पर प्रभुत्व रानी का पहला कार्य था, तो यह समस्या उसकी दूसरी समस्या होगी। हालांकि रानी को याद आया। इसने उन सभी शक्तिशाली आक्रमणकारियों को याद किया जिन्होंने पहले कई बार द्वीप पर कदम रखा था। रानी की सेनाएं उन्हें पीछे हटाने में सफल रहीं, लेकिन राष्ट्र को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। रानी के बहुत सारे बच्चों की बलि देनी पड़ी। यदि वे दूसरे देश में चले गए तो क्या उसके बच्चे उन प्राणियों को हरा पाएंगे? मजबूत सैनिकों की जरूरत है। देश के नागरिकों का नेतृत्व करने के लिए एक सबसे शक्तिशाली सैनिक की आवश्यकता थी, और इसलिए रानी ने उसके विकास की दिशा तय कर ली। आधे साल बाद पहले से मौजूद जादुई शक्ति और साथ ही पहले पर्याप्त रूप से अवशोषित किए गए सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके रानी ने एक नए जीवन को जन्म दिया। ये कल्पनीय सबसे बड़ा लड़ाकू हथियार था, जिसका जन्म केवल शक्तिशाली मनुष्यों से निपटने के लिए हुआ था। सबसे शक्तिशाली सैनिक बनाने के रानी के दृढ़ संकल्प ने उसके दिमाग में सुनाई देने वाले सभी मनुष्यों को मारने के मूल आदेश के साथ मिलकर एक भयानक राक्षस बनाया जो सभी सामान्य ज्ञान से परे था। राक्षस का जन्म कौशल लोलुपता के साथ हुआ था। अपने विरोधियों को भस्म करके यह नया राक्षस उनकी जादुई ऊर्जा के साथ साथ उनके ज्ञान के एक हिस्से को भी अपने में बदल सकता है। मैं मजबूत बनना चाहता हूं। राक्षस को पहले ही एहसास हो गया कि उसकी शक्तियां क्या हैं और उसने अपने ही रिश्तेदारों को खाना शुरू कर दिया, लेकिन रानी ने उसे अकेला छोड़ दिया। आखिर यह राक्षस जो चाहता था वही रानी की इच्छा भी थी। रानी बहुत खुश हुई क्योंकि वह दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। खुशी इस बात की थी कि वह अब अपनी मां की शक्ति से भी आगे निकल चुका था, और एक भी अड़चन का सामना किए बिना वह जिस सेना का नेतृत्व करेगा वह भी पूरा होने के करीब पहुंच रही थी। इसलिए बस थोड़ी देर और उसके बीच में मानव आक्रमणकारियों ने एक बार फिर इस भूमि पर प्रवेश किया। इस बार उनकी संख्या कम थी, लेकिन वे पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थे। हालांकि रानी उन पर हंसी। किसी अन्य देश में मानवता के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाली चींटियों की तैयारी में इसे उसकी शक्तियों का परीक्षण करने का एक महान अवसर के रूप में काम करना चाहिए। रानी ने हमेशा की तरह अपने महल की रक्षा करने वाले सभी सैनिकों को उसके साथ बाहर भेज दिया। जैसा कि रानी की इच्छा थी, वह बाहर गया और पहला मिशन पूरा किया जो उसे दिया गया था। लेकिन जब वह लौटा तो रानी पहले ही मर चुकी थी। वह क्रोधित हो गया, और शुक्र है इस द्वीप पर पर्याप्त मजबूत इंसान बचे थे जो उसके क्रोध के लिए आउटलेट के रूप में काम करेंगे। सबसे पहले मनुष्यों का राजा मारा गया, और फिर इसने मृत राजा के बाद के सभी अधीनस्थों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया। मारे जाने से पहले एक अधीनस्थ चिल्लाया। उसने पूछा कि आखिर वह क्या है। लोलुपता कौशल के माध्यम से मनुष्यों को निगलने के बाद उसके पास अब तर्क करने की क्षमता थी। वह फिर मन ही मन सोचने लगा, मैं कौन हूं? उस समय तक वह रानी का एक सैनिक था, लेकिन अब इंसानों के हाथों रानी की मौत के बाद अब उसे खुद को क्या कहना चाहिए? एक एकमात्र अस्तित्व जिसे रानी के शेष सैनिकों का नेतृत्व करना होगा। वह ऐसे अस्तित्व को दर्शाने के लिए केवल एक शब्द जानता था, राजा। उसने दुश्मन राजा को पहले ही मार डाला था, इसलिए उसने अब निश्चित रूप से एक बनने की आवश्यकता को पूरा कर लिया था। चींटियों के राजा ने बचे हुए इंसान के सिर पर काट लिया।
परंतु फिर अचानक चींटी राजा का सिर चींटी महल की दिशा में घूम गया। जहां रानी रहती थी वहां से भयंकर तूफान की तरह एक विशाल आभा निकल रही थी। उस स्तर की शक्ति एक सामान्य पैदल सैनिक से नहीं आ सकती थी। एक राजा तुरंत यह महसूस करते हुए कि एक दुश्मन जो खुद को खतरा पहुंचा सकता है प्रकट हो गया है, चींटी राजा धीरे धीरे चींटी महल की ओर बढ़ गया। आखिर यह कैसी विपत्ति थी। टीवी स्टेशन का सिचुएशन रूम जश्न के माहौल में डूबा रहता था, लेकिन अब सब कुछ अंतिम संस्कार की तरह उदास और नीरस लग रहा था। एक अजीब पंख वाले चींटी राक्षस के प्रवेश के साथ ही दर्शकों के टीवी पर दिखाया जा रहा लाइव प्रसारण अचानक बंद हो गया। जाहिर है उन्होंने स्टेशन पर गुस्से भरी शिकायतों और जरूरी पूछताछ के फोन कॉल्स की बाढ़ ला दी। कर्मचारियों में से एक स्टेशन के निदेशक के पास गया और सावधानी से अपनी रिपोर्ट दी। सर, क्रोधित दर्शकों द्वारा की गई सभी कॉलों से हमारा संचार नेटवर्क ध्वस्त होने वाला है। स्टेशन निदेशक ने सिर उठाया। तो क्या हुआ? क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि हमें अपने शिकारियों के एक अकेले चींटी राक्षस द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने के दृश्यों का सीधा प्रसारण करना चाहिए? नहीं सर, जैसे ही शिकारी उस रहस्यमय चींटी राक्षस द्वारा एक तरफा पिटाई कर रहे थे, प्रसारण बंद हो गया। दर्शकों की उत्सुकता आसमान छूना स्वाभाविक था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे हंटर माह डोंग वूक को प्रताड़ित किए जाने के दृश्य को प्रसारित कर सकते थे, न ही उस क्षण को प्रसारित कर सकते थे जब हंटर मिन ब्यूंग वू को निगल लिया गया था। निर्देशक ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और एक असहाय कराह निकाली। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो चुका है। जीवन में एक बार का जुआ जिसमें उसके स्टेशन का भाग्य सवार था, अब एक घृणित चींटी राक्षस के कारण बर्बाद हो रहा था। सब खत्म हो गया। स्थिति कक्ष में भारी गंभीर सन्नाटा छा गया। कोई भी व्यक्ति इतना बहादुर या मूर्ख नहीं था कि अब अपना मुंह खोल सके। एक को छोड़कर, वह था वास्तविक समय के फीड को राख के रंग के साथ घूरते हुए निर्माता ने अचानक अपना मुंह खोल दिया। निर्देशक, अब क्या? कोई अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गया। निर्देशक ने अपना सिर ऊपर उठाने की जहमत नहीं उठाए और गंभीर उत्तर दिया। जब तक ये स्वयं यीशु न हो, वहां होने वाली हर छोटी छोटी बात के बारे में मुझे मत बताना। मिला क्या? तथापि सब खत्म हो चुका है। यह महसूस करते हुए कि बात करने से वह कहीं नहीं पहुंचेगा, निर्माता ने पहले से कम किए गए वॉल्यूम को और अधिक बढ़ा दिया। स्थिति कक्ष तुरंत चींटी राक्षसों की चीखों से भर गया। निर्देशक ने सदमे से तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया। यह सिर्फ वह ही नहीं था, स्थिति कक्ष में मौजूद सभी लोग लाइव फीड मॉनिटर की ओर दौड़ पड़े और जल्द ही ओह ओह की आवाजें आने लगी। स्क्रीन पर देखने वालों के बीच आ गए। वहां अचंभे में बैठे निर्देशक आखिरकार कुर्सी से अपना बट उठाने में कामयाब रहे। जब वह करीब आया तो कर्मचारी उसे अंदर जाने देने के लिए एक तरफ हट गए। लाइव फीड मॉनिटर की स्क्रीन निर्देशक की आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। हे प्रिय प्रभु यीशु पवित्र मसीह, निर्देशक ने अचानक यीशु को पुकारना शुरू कर दिया, जिस पर पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ और उसने जल्दी से बाकी कर्मचारियों को चिल्लाकर बुलाया। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? इसका प्रसारण शुरू करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे? अगर हम मौजूदा दर्शक रेटिंग से चूक जाते हैं तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? निर्माता ने जल्दी से अपने निर्देशक को मना करने की कोशिश की, जिसने अपने उबलते उत्साह को छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई। लेकिन सर, यदि हम दोबारा प्रसारण शुरू करते हैं तो हम इसके बजाय लाइव फीड दिखाएंगे। प्रसारण में कोई देरी नहीं होगी और सब कुछ वास्तविक समय में दिखाया जाएगा। सर, अगर कोई और आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हुई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फीड और प्रसारण के बीच 10 मिनट का विलंबित प्रसारण समय अब तक समाप्त हो चुका था, जिसके बाद निर्देशक को या तो वास्तविक समय फीड के साथ जाने या प्रसारण को यही समाप्त करने का निर्णय लेना पड़ा। ये सब है या कुछ भी नहीं। मुझे क्षमा करें, वैसे भी हमने पहले ही प्रसारण बीच में बंद कर दिया है। हालात पहले से बदतर नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है। एक शिकारी की अचानक उपस्थिति कैमरे में कैद हो गई। कोई नहीं बता सका कि वह कोरियाई था या जापानी। यह अज्ञात था कि क्या वह वास्तव में एक शिकारी था, लेकिन उसकी उपस्थिति के साथ निर्देशक का जुआ जो हमेशा के लिए खत्म होता दिख रहा था, अचानक महिमा पर एक आखिरी शॉट लगा। निदेशक ने एक नया आदेश जारी किया, जिसके चेहरे पर दृढ़ता से दृढ़ भाव अंकित थे। इसे चालू करो, अभी इसे चालू करो। फिर उसने निर्माता के करीब एक कुर्सी खींची और वहीं बैठ गया। हमारे स्टेशन का भाग्य उस आदमी पर निर्भर करता है, तुम्हें वह मिल गया। भले ही उसे अलंकारिक चट्टान में धकेला जा रहा था, कैमरामैन को कुछ भी पछतावा नहीं हुआ। जब कोई छोटा होगा तो उसने कम से कम एक बार ऐसा कुछ करने का सपना देखा होगा। हीरो बनने के लिए, यदि यह असंभव था तो कम से कम सच्चे नायक का सहारा बनना।
जिस दौरान उन्होंने टीवी स्टेशन के लिए छोटी मोटी नौकरियां की और इस तरह अपना अनुभव अर्जित किया, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें अपने जीवन काल में ऐसा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन फिर वह एक रैंक के हंटर के रूप में जागृत हुआ और अपने रैंक के अनुरूप अनुभव अर्जित करके वह अपने जीवन में इस मुकाम तक पहुंचने में सक्षम हुआ। इसके लिए धन्यवाद उसे दक्षिण कोरिया का गर्व से प्रतिनिधित्व करने वाले हंटर्स के एक रैंक एस गेट के बॉस पर सफलतापूर्वक छापा मारने के दृश्य को स्पष्ट रूप से कैद करने का मौका मिला। मैं ही वह हूं जिसने इसे फिल्म में कैद किया है। जी हाँ, मैं। और उसके द्वारा कैप्चर किए गए फुटेज से कई लोगों को चींटी राक्षसों के विनाश के उद्देश्य से इन रैंक एस हंटर्स द्वारा किए गए बहादुर बलिदानों के बारे में पता चलेगा। यह उसके लिए काफी था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि फिल्मांकन तकनीकों का अध्ययन करने और हंटर के रूप में काम करने में किए गए उनके सभी प्रयासों का अंततः यहां भुगतान हो रहा है। लेकिन अगर कोई एक चीज थी जिसके बारे में उसे थोड़ा पछतावा था, तो वह होगी उसके पिता, जिन्होंने अपनी मां को कैंसर से खोने के बाद अकेले ही कैमरामैन की देखभाल की थी। ये सोचकर कि वह अपने पिता को दोबारा नहीं देख पाएगा, उसके दिल में गहरी पीड़ा महसूस हुई। उसका कंधा काट लिया गया, फिर भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसके हाथ ने बहुत पहले ही हिलना बंद कर दिया था। वह मूल रूप से एक टैंकर था, इसलिए वह किसी तरह सहन करने में सक्षम था, लेकिन यह वास्तव में उसकी सीमा थी। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। फिर भी उसका दिमाग अपने पिता के ख्यालों से भरा हुआ था। पिताजी के साथ मेरी आखिरी बातचीत में मुझे उनसे ये क्यों पूछना पड़ा कि क्या उन्होंने नाश्ता कर लिया है। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो शायद वह काफी देर तक बात करता। उस दिन जब पिताजी सियोल की यात्रा पर आए थे, मुझे अपना सारा कार्यक्रम तय कर लेना चाहिए था। हालांकि समय एक क्रूर, अविश्वसनीय दुष्ट था और पछतावा हमेशा एक कदम बहुत देर से होता था। कैमरामैन ने सिर उठाया। चींटी राक्षस के भयानक नुकीले दांत उसके सिर के पास पहुंच रहे थे। उसके पास अब किल्लेबंदी कौशल को सक्रिय करने के लिए कोई जादुई ऊर्जा नहीं बची थी, इसलिए वह अब राक्षस के हमलों से बचाव नहीं कर पाएगा। उसकी आंखों के किनारों पर आंसू आ गए। पिताजी, मुझे क्षमा करें। यह तब था। बाहरी आवरण के कुचले जाने की आवाज के साथ एक चींटी के शारीरिक द्रव के छींटे कैमरामैन के चेहरे पर पड़ गए। ठंडी, चांदी जैसी चमक छोड़ने वाला एक ब्लेड चींटी के सिर में साफ घुस गया था। कैमरामैन ने अपना सिर उठाया और ब्लेड का पीछा किया, केवल एक और चींटी को पाया जिसके सिर के शीर्ष पर लंबे लाल रंग के पंख चिपके हुए थे। एक चींटी दूसरी चींटी पर हमला क्यों कर रही है? नहीं, वह चीज चींटी नहीं थी। कैमरामैन से गलती हुई क्योंकि दोनों का रंग एक काला था। उसने देखा कि सिर से पांव तक काले कवच से सुसज्जित एक अज्ञात सैनिक मृत चींटी के सिर से अपनी तलवार निकाल रहा था। सिर में छेद वाला चींटी राक्षस शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर क्या है? जब काला सिपाही एक तरफ हट गया, तो कुछ परिचित चेहरे वाला एक युवा व्यक्ति कैमरामैन के पास आया और उस पर चिल्लाया, अपना मुंह खोलो, मुझे क्षमा करें। इस आदमी ने भ्रमित कैमरामैन को बातचीत शुरू करने का मौका भी नहीं दिया। उसने बस घायल आदमी की ठुड्डी पकड़ ली और एक अज्ञात तरल उसके गले में डाल दिया। कैमरामैन ने लगभग खांसते हुए अपने फेफड़े बाहर निकाल लिए, लेकिन फिर भी वह सारा तरल निगलने में कामयाब रहा। उसने अपना मुंह ढक लिया और पूछा, कौन? तुम कौन हो? हालांकि युवक ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाए और बस चींटियों का सामना करने के लिए घूम गया। क्या बकवास है। कैमरामैन बहुत घबरा गया, लेकिन फिर भी वह वापस खड़ा हो गया। यहां 1 सेकंड तक प्रतीक्षा करें। उसके पैर फिर से हिलने लगे थे। लेकिन क्या ये सब था? उसे देर से इसका एहसास हुआ, लेकिन उस अजीब तरल पदार्थ को पीने के बाद उसका हाथ भी ठीक हो गया। यहां क्या हुआ? क्या चल रहा है? क्या उस आदमी ने अभी उसके साथ कुछ किया? वह इसके अलावा कोई अन्य तार्किक स्पष्टीकरण नहीं दे सका। यह तब था। अचानक कैमरामैन को अंततः याद आ गया कि उसने उस युवा व्यक्ति का चेहरा कहां देखा था। क्या वह आदमी हो सकता है जिन वू ने शांति से अपने आसपास का निरीक्षण किया? पिछली बार जब वह एसोसिएशन के व्यायामशाला में कोरियाई रेड टीम के सदस्यों से मिला था, तो उसने बे क्यून-हो की छाया में छाया सैनिकों में से एक को शामिल कर लिया था। ये कितनी राहत की बात थी कि उसने ऐसा किया। ऐसा लग रहा था कि वह जो देख रहा था वह कोई लाइव प्रसारण नहीं था, क्योंकि यहाँ की स्थिति टीवी स्क्रीन पर बंद होने से पहले दिखाई गई सामग्री से कहीं अधिक खराब थी। सबसे पहले वह सबसे कमजोर कैमरामैन को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन दूसरे रैंक के एस हंटर्स अभी भी अनगिनत चींटी राक्षसों से घिरे हुए थे। अब मैं क्या करूं? इस स्थिति से निपटने का सबसे तेज तरीका यह होगा कि फैंग्स को बाहर बुलाया जाए और अपने ट्रेडमार्क आग के स्तंभ के साथ एक ही बार में इन खतरनाक चींटियों को दूर कर दिया जाए। लेकिन अगर जिन वू ने ऐसा किया, तो वह रैंक एस हंटर्स की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए उसे यहां एक और समाधान की आवश्यकता थी।
जिन वू ने तुरंत अपना निर्णय लिया और अपना सिर आयरन की ओर कर लिया। आयरन ने अपनी छाती को मर्दाना अंदाज में थपथपाया, मानो कह रहा हो, इसे मुझ पर छोड़ दो। फिर वह आगे की ओर बढ़ा। उसका बड़ा शरीर इधर उधर हिल रहा था, इससे पहले कि वह अपने कंधों को चौड़ा करके फेफड़ों के शीर्ष पर दहाड़ने लगे। आयरन ने स्किल रोअर ऑफ प्रोवोकेशन को सक्रिय कर दिया है। उसका प्रभाव काफी आश्चर्यजनक था। शिकारियों पर हमला करने वाली सभी चींटियों ने एक साथ आयरन की दिशा की ओर अपना सिर घुमाया, और जल्द ही वे सभी वहां पहुंच गए। जिन वू ने हल्के से उसकी पीठ पर थपथपाया और राक्षस राजा को मारने के बाद पुरस्कार के रूप में मिली 2 शॉर्टस्वर्ड को बुलाया। दानव राजा की शॉर्टस्वर्ड, नीले रंग की धार वाली छोटी तलवारों की जोड़ी प्रकाश जादू की चकाचौंध में खतरनाक ढंग से चमक रही थी। जब एक ही समय में सैकड़ों चींटी राक्षस चिल्लाए और झपटे तो उसका पूरा दृश्य एक पल में काले रंग में रंग गया। जिन वू ने शॉर्टस्वर्ड की मूठों को और भी जोर से पकड़ना शुरू कर दिया, और फिर वह नजरों से ओझल हो गया। जल्द ही चींटियां सैनिकों से खूनी लड़ाई में अंत तक टकराती रहीं। इस बीच बेक यूनो, जिसकी स्थिति अभी भी बाकी सभी से बेहतर थी, घायल हंटर्स को एक सुरक्षित कोने में ले जाने में कामयाब रहा। शुक्र है वे सभी अभी भी जीवित थे। इसके तुरंत बाद कैमरामैन शामिल हो गया और बेक यूनहो को बाहर निकालने में मदद की, क्योंकि जिनवू, या अधिक विशेष रूप से जिनवू के बुलाए गए प्राणी ने यहां मौजूद सभी चींटियों की आक्रामकता को आकर्षित किया, वह इस कार्य को सुरक्षित रूप से पूरा करने में सक्षम था। मह डोंगवूक दीवार के सहारे झुका हुआ था, उसकी सांसें तेज और अनियमित थीं। फिर उसने बेक यूनहो का हाथ पकड़ लिया, जो उसे यहां लाया था, और पूछा, क्या हो रहा है? कौन लड़ रहा है? माह डोंगवूक की आंखें फोकसहीन थीं। उसकी आंखें घायल हो गईं और वह ठीक से देख नहीं पा रहा था। बेक यूनहो ने अपना हाथ माह डोंगवूक के हाथ पर रखा। प्रशिक्षक, अब ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसने अपनी नजर जिन वू पर डाली। अन्य लोगों को अभी तक ये पता नहीं होगा, लेकिन बेक यूनहो को पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि सियोंग जिन वू वास्तव में कितना शक्तिशाली था। बेक यूनहो उस समय बहुत घबरा गया जब काला सैनिक अचानक गायब हो गया और उसकी जगह युवा ने ले ली, लेकिन होश में आने से पहले ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कहा, कृपया हमारी मदद करें। और फिर युवक को अपने बुलाए गए काले सैनिकों के साथ चींटियों की ओर बढ़ते हुए देखने के बाद बेक यूनहो में राहत की भावना आ गई, इतना कि वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। यकीन से सेओंग जिन वू ने उन चींटियों का नरसंहार और सफाया कर दिया, जिन्होंने उसे और उसके साथियों को भयावह गति से इतनी परेशानी दी, जैसे कि वे जीव कुछ और नहीं बल्कि खेलने के लिए टूटे हुए खिलौने थे। हर जगह से मरती हुई चींटियों की चीखें फूटने लगी और बेक यूनहो का सिर लगभग चकराने लगा, लेकिन उसने फिर भी राहत की सांस ली। अब ठीक हो जाएगा। वह मह डोंगवूक से ऐसा नहीं कह रहा था। नहीं, वह ये बात अपने आप से कह रहा था। उसके हृदय में जीवित रहने की आशा पुनः जागृत हो गई। एक सेओंग जिनवू की सहायता 20+ रैंक एस जापानी हंटर्स की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय और भरोसेमंद थी। लगता है मुझे यहाँ कदम बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बेक यूनहो ने मुस्कुराहट बनाए और माह डोंगवूक के बगल में बैठ गया। अब वह बस इतना कर सकता था कि इस तरह चुपचाप बैठ जाए और हंटर सेओंग जिन वू को अपना काम करते हुए देखे। फिर उन्होंने कैमरामैन का ध्यान जिन वू की ओर आकर्षित किया। आपको कैमरा उसकी ओर रखना चाहिए, क्योंकि आप जल्द ही कुछ अद्भुत देखने वाले हैं। रेड गेट की घटना और हंटर्स गिल्ड की छापेमारी के दौरान की घटना, ये बेक यूनहो के लिए उस तमाशे को व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका था जिसके बारे में वह इतने समय से सुन रहा था। कैमरामैन ने दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश की ताकि वह रास्ते में न आए और जिन वू की हरकतों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। छापेमारी टीम के हंटर्स का काम भले ही अब खत्म हो गया हो, लेकिन उसका अपना काम अभी खत्म नहीं हुआ था। कैमरामैन को अपनी लार निगलने में संघर्ष करना पड़ा। उसी समय जिन वू के हाथों से एक चींटी ऊपर से नीचे तक साफ साफ आधे टुकड़ों में बंट गई। फिर उसने अपने चारों ओर नजर डाली। चींटियों की संख्या काफी कम हो गई थी और उनकी आधी से कुछ अधिक ही बची थी। उसने इतनी सारी चींटियां मार डाली कि उनकी गिनती भी भूल गया, लेकिन उसकी सांसें एक समान और अविचलित रहीं। पूरी ईमानदारी से कहें तो दानव के महल की सबसे ऊपरी मंजिल की तुलना में उसे इस जगह का प्रबंधन करना कहीं अधिक आसान लगा। क्या मुझे अपनी गति थोड़ी और बढ़ा देनी चाहिए? जिन वू ने फर्श पर एक नजर डाली और उसने तुरंत अनगिनत चींटियों की लाशों से उठते काले धुएं के गुबार को आदेश जारी किया। उठो। चैप्टर 119। कैमरामैन को अपनी पूरी त्वचा पर एक भयानक ठंडक महसूस हुई। इसका क्या मतलब है? यहाँ क्या होने वाला था? वह एक गुफा के अंदर था जहाँ हवा का झोंका नहीं आना चाहिए था, फिर भी यह भयानक ठंडी हवा बेवजह उसकी पीठ से होकर गुजर रही थी।
अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। जैसे ही उसने सवाल करना शुरू किया कि आसपास का माहौल बहुत शांत हो गया है या नहीं, रानी के कक्ष के भीतर मोटी भारी चीखें गूंज उठी और अनगिनत काले हाथ जमीन से बाहर निकलने लगे। हाथों ने जमीन पकड़ ली और खुद को बाहर खींचने लगे। कैमरामैन अनजाने में ही डर के मारे हौंफने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें तेज और भारी हो गईं। वो एक दर्जे का शिकारी था, फिर भी उसे होने वाली घटनाओं पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो घर पर दर्शक इस समय क्या महसूस कर रहे होंगे? जबकि कैमरामैन अपने ही आश्चर्य में डूबा रहा, काले हाथों के मालिक अंततः जमीन से बाहर आ गए। चींटी राक्षस। साधारण नजर में वे चींटी राक्षसों की तरह लग रहे थे, लेकिन फिर उनके शरीर से काले धुएं की अंतहीन धाराएं उठ रही थीं। ये बताना कठिन था कि ये राक्षस भौतिक प्राणी थे या गैसों से बने थे। यदि कोई काले रंग की सूखी बर्फ के खंड का उपयोग करके एक चींटी राक्षस की मूर्ति उकेरता है तो क्या उसे संभवतः उस तरह की उपस्थिति नहीं मिलेगी? ऐसी सैकड़ों चीजें जमीन से ऊपर उठी। कैमरामैन की दिल की धड़कन इतनी तेज और तेज थी कि वह अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। उस दृश्य को देखकर बेक यून हो की भी सांसें थम गईं। वह कैमरामैन की तुलना में अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपना ढीला जबड़ा बंद कर सकता था। उनमें सभी क्या उसके समान है? दो अवाक व्यक्तियों के विपरीत, जिन वो अपनी छाया सेना में नए शामिल होने पर एक संतुष्ट मुस्कान बना रहा था। अच्छा, अब उसके छाया सैनिकों की संख्या ने आसानी से जीवित चींटी राक्षसों को अभिभूत कर दिया। इस तरह की चीजों से ऐसा लगता है कि अब मुझे व्यक्तिगत रूप से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। जिन वू ने डेमन किंग की शॉर्ट स्वॉर्ड्स को वापस अपनी इन्वेंटरी में संग्रहित कर लिया और फिर अपने नए सैनिकों को पहला आदेश जारी किया, जाओ, उनमें से किसी को भी जीवित मत छोड़ना। उसी तीव्रता के साथ जब चींटी राक्षस रानी के कक्ष में घुस आए थे, जिन वू के नए सैनिक सुनामी लहर की तरह अपने दुश्मनों पर टूट पड़े। कभी अंतहीन प्रतीत होने वाला चींटी राक्षसों का झुंड अब काले ज्वार में बह रहा था। टीवी स्टेशन के सिचुएशन रूम के अंदर एक बड़ी जय जयकार गूंज उठी। निर्देशक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और खुशी से ताली बजाने लगा। हाँ, वह ये कर रहा है। उन घृणित चींटी राक्षसों को इस तरह बहते हुए देखकर ऐसा लगा मानो उसकी तंग छाती फिर से खुली हो रही हो। ऐसा लग रहा था मानो 10 साल पुराना अपच उसे परेशान कर रहा था, आखिरकार दूर हो गया। यदि यहाँ कोई अन्य आंखें नहीं देख रही होती, तो उन्होंने निर्माता से उस पल को स्क्रीन कैप्चर करने के लिए कहा होता और इसे बाद में उन्हें भेज दिया होता, ताकि वह अपने संचित तनाव को दूर कर सके, भले ही यह कई महीनों बाद हो। नहीं, कई साल बाद। हंटर मिन ब्यूंग गू की मृत्यु को देखकर वास्तव में बहुत अफसोस हुआ। जब निर्देशक ने टीम के अकेले हीलर के उस दुष्ट राक्षस के हाथों मरने का दृश्य देखा, तो उसने सोचा कि स्वर्ग उस पर टूट पड़ा है। फिर भी, यदि कोरियाई शिकारी उस अज्ञात शिकारी की सहायता से चींटियों की सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल जाए तो मैं बस यही मांगता हूं। कोरियाई टीम ने पहले ही चींटी रानी को मारकर अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। उनके प्रसार का एकमात्र तरीका खत्म हो जाने के बाद इस साधारण तथ्य को दोहराने की भी जरूरत नहीं थी कि जेजू द्वीप में चींटियां अंततः मर जाएंगी। और फिर जापानियों के बारे में क्या? दरअसल जापानी टीम का क्या होगा? चूंकि उन्होंने महत्वपूर्ण मिशन को बीच में ही छोड़ दिया और अपनी टांगों के बीच में दुम दबाकर भाग निकले, तो जाहिर तौर पर लूट का वादा किया गया हिस्सा सौंपने की कोई जरूरत नहीं थी। और इतना ही नहीं, कोरियाई लोग इसके बदले उनसे मुआवजा भी मांग सकते थे। और निस्संदेह हॉट केक की तरह बिकने वाले छापे के फुटेज भी केक पर स्वादिष्ट आइसिंग होंगे। निर्देशक का रंग दोपहर के सूरज की तरह चमक उठा। भाग्य की यह विशाल गेंद कहां से गिरी? निर्देशक की अभिव्यक्ति, जब वह मॉनिटर की स्क्रीन में जिन वू के चेहरे को घूरता रहा, कुछ भ्रमित रही। यह तब था। दूसरा कर्मचारी तेजी से उसकी ओर दौड़ा। महोदय, निर्देशक लगभग घबराते हुए अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। इस बार क्या है? निर्देशक की अभिव्यक्ति एक पल में कठोर हो गई। ये सोचकर उसका दिल कांपने लगा कि जैसे ही वह खुशी के सागर में डूबने लगा था, शायद कहीं एक और दुर्घटना घट गई। इस समय जो स्थिति आ गई, उससे निदेशक का इस मूर्ख कर्मचारी के प्रति आक्रोश तेजी से बढ़ने लगा। यहां तक कि वह उस कर्मचारी का मुंह बंद करना चाहता था और ये दिखावा करना चाहता था कि कोई बुरी खबर नहीं आई है। लगता है मैंने अंततः इसे खो दिया है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसका बॉस उस समय क्या सोच रहा था, कर्मचारी ने उत्साहित चेहरे के साथ जल्दी से बात की। हमें उस आदमी की पहचान मिल गई। निर्देशक की आंखें एकदम से खुल गईं। वह क्या था? हंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष के कार्यालय के अंदर गो गन हुई ने जल्दी से कुचले हुए आर्मरेस्ट से अपना हाथ उठा लिया। बगल में बैठे उनके निजी डॉक्टर ने पलटकर उनकी ओर देखा। एसोसिएशन अध्यक्ष, ऐसा लगता है कि मैं अभी अति उत्साहित हो गया हूं।
उसने अनजाने में बहुत जोर से पकड़ लिया और ऐसा हुआ। हालांकि वह अभी जो दृश्य देख रहा था उससे वह उत्साहित कैसे नहीं हो सकता था। दरअसल विशाल स्क्रीन पर जिनवू के प्रदर्शन को देखकर उनकी भावनाएं बहुत बढ़ गईं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। यदि उसके शरीर ने अनुमति दी होती तो वह भी उसके साथ लड़ने के लिए वहां गया होता। अति उत्तेजित होना आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है सर। गो गनहुई ने सिर हिलाया। केवल एक ही कारण था कि एसोसिएशन अध्यक्ष के रूप में वह मिशन नियंत्रण केंद्र में उपस्थित नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह वशीकरण ऑपरेशन सफल हुआ या असफल, एक संभावित खतरा था कि वहां रहने भर से उसके दिल पर दबाव पड़ेगा। इस तरह प्रसारण देखने में भी काफी जोखिम था, इसलिए निजी डॉक्टर को गो गनहुई के बगल में एक शिविर स्थापित करना पड़ा। हो सकता है बेहतर होता कि उसे प्रसारण न देखने दिया जाता। निजी डॉक्टर थोड़ी देर के लिए अपने फैसले को लेकर चिंतित हुआ, लेकिन एसोसिएशन अध्यक्ष के चेहरे पर उभरे भाव को देखने के बाद उसने जल्द ही अपना सिर हिला दिया। जब से सियोग जिनवू नाम का शिकारी घटनास्थल पर आया, वह चौड़ी मुस्कान गो गनहुई के चेहरे को छोड़ना नहीं चाहती थी। अरे वह आदमी, वह सियोग जिनवू है। उस महत्वपूर्ण क्षण में जैसे ही निराशा तेजी से एक जोरदार जयकार में बदल गई, एसोसिएशन अध्यक्ष द्वारा चिल्लाए गए शब्द अभी भी डॉक्टर के कानों में गूंज रहे थे। इस बीच गो गनहुई व्यापक रूप से मुस्कुरा रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हो रहा है। फिर उसने सावधानी से अपना हाथ वापस सोफे के आर्मरेस्ट पर रख दिया। जब तक वह किसी चीज को पकड़ नहीं लेता, उसके पूरे शरीर में बहुत अधिक खुजली होने लगती और वह इसे सहन करने में असमर्थ हो जाता। लेकिन हंटर सेओंग जिनवू वहां कैसे पहुंचा? प्रारंभ में वह इस दुविधा से बहुत चिंतित थे। द्वीप चींटी राक्षसों से भरा होगा तो वह बिना किसी को पता चले वहां कैसे आ गया। लेकिन अभी ऐसी कोई बात महत्वपूर्ण नहीं थी। नहीं, वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह होगी कि हंटर सेओंग जिनवू वहां था, और इसके साथ ही अन्य शिकारियों को आशा थी। वो दो अहम बातें थीं। ये तब था मृत चींटी राक्षसों से छाया निकालकर जिनवू द्वारा और भी अधिक सैनिक बनाने का तमाशा देखने के बाद गो गनहुई की आंखें अतिरिक्त बड़ी हो गईं। वह दोस्त, उसने मुझसे झूठ बोला था, है ना? कौन अनुमान लगा सकता था कि केवल लगभग 100 से भी अधिक संबंध थे। साधारण नजर में भी 300 से अधिक रहे होंगे। हालांकि गो गनहुई किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखते थे जिससे झूठ बोला गया हो। नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान भर रही थी। उसने कहा कि वह राक्षसों के खिलाफ लड़ना चाहता था, है ना? गो गनहुई को अब थोड़ा और समझ आ रहा था कि उस युवक ने उससे ये शब्द क्यों कहे थे। आखिरकार उसके पास ऐसी अविश्वसनीय शक्ति थी, इसलिए कोई भी राक्षस उसे विचलित नहीं कर सकता था। निश्चित रूप से जिनवू को ऐसा लग रहा था जैसे वह राक्षसों से लड़ते समय आनंद ले रहा था। यह इस हद तक था कि देखने वाले दर्शकों के दिलों में एक गहरी हलचल महसूस हुई। तथापि हंटर सेओंग जिनवू, जो इतनी बुरी तरह से राक्षसों से युद्ध करना चाहता था, ने कोरियाई छापेमारी टीम से बाहर रहने के लिए क्यों कहा? उस निर्णय के पीछे उसका कोई महत्वपूर्ण कारण रहा होगा। गो गनहुई ने सिर हिलाया। ऐसे किसी कारण के बिना ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि एक व्यक्ति जिसने लड़ाई के दौरान इस तरह की अभिव्यक्ति बनाई थी, वह स्वेच्छा से छापा मारने वाली टीम से दूर चला जाएगा। जब उनका विचार उस बिंदु पर पहुंचा तो गो गनहुई इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हो गए कि संभवतः जिनवू का कारण क्या हो सकता है। जिनाह अपने शयन कक्ष में पढ़ रही थी, लेकिन उसने उन तेज आवाजों को सुना और जल्दी से बाहर लिविंग रूम में आ गई। माँ, मुझे क्षमा करें, वह बहुत तेज था, है ना? जिनाह ने अपना सिर हिलाया। माँ ने पहले से ही टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया था जब तक कि ज्यादा कुछ सुनाई न दे, ताकि वह अपनी बेटी की पढ़ाई में बाधा न डाले। जिनाह को उस पर इससे अधिक अनावश्यक बोझ डालने का मन नहीं था। इन सब के अलावा क्या चल रहा है? क्या टीवी टूट गया है? निश्चित नहीं। इसने अचानक काम करना बंद कर दिया। भाई कहाँ है? वह सही कह रहा है। माँ ने पीछे मुड़कर देखा और आश्चर्य से हाँफने लगी। अरे बाप रे, कहाँ गया? लेकिन वह लगभग 1 सेकंड पहले ही यहाँ था। जिनाह ने अपना सिर झुकाया और जिनवू के शयन कक्ष का दरवाजा खोला। भाई, वह बाथरूम में भी नहीं था। जिनाह ने अपनी माँ की ओर मुड़ने से पहले पूरे अपार्टमेंट को छान मारा। अभी तुम साथ मिलकर क्या देख रहे थे? जेजू द्वीप पर छापा। अचानक जिनाह एक निश्चित अशुभ पूर्वाभास से उबर गई। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो थोड़ी देर पहले से ही पूरे अपार्टमेंट की इमारत में जोर जोर से हलचल हो रही थी। बिल्कुल नहीं। जिनाह जल्दी से अपने कमरे के अंदर वापस भागी और अपना फोन चालू किया। जब उसने किया, जैसे ही उसके ऊपर और नीचे की मंजिलों से जोरदार जोरदार जयकारे गूंजी, जिनाह की आंखें चौड़ी हो गईं और आखिरकार उसने अपने फोन की स्क्रीन पर चल रहे दृश्य की पुष्टि की।
भाई, रानी के कक्ष के अंदर पाए गए प्रत्येक चींटी राक्षस का पूरी तरह से नरसंहार करने के बाद जिन वू ने अपने सैनिकों को वापस अपनी छाया के अंदर संग्रहित किया। अब भी जो चींटियां द्वीप के बाकी हिस्सों में फैल गई थीं, वे वापस चींटी सुरंग की ओर भाग रही थीं। उन्होंने निर्णय लिया कि उनकी प्राथमिकता अधिक चींटियों के आने से पहले शिकारियों को यहां से किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने पर होनी चाहिए। हमारे पास चिंता करने के लिए घायल लोग भी हैं। जिन वो शिकारियों की ओर बढ़ा। बेक यूनहो और कैमरामैन के अलावा बाकी लोग अच्छी स्थिति में नहीं थे। चाहे इन अभी भी बेहोश थी और 3 अन्य लोगों को भी कुछ गंभीर घाव हुए थे। जिन वू ने चारों ओर देखते हुए पूछा, मिन ब्यून गू के बारे में क्या? बेक यूनहो ने कठोर भाव से अपना सिर हिलाया और कुछ न कहते हुए जिन वू ने औषधि निकाली और एक एक करके शिकारियों का इलाज करना शुरू कर दिया। चून की औषधि उसके हाथ से छूटते ही बेकार हो जाती थी, इसलिए उसे प्रत्येक शिकारी को व्यक्तिगत रूप से खिलाना पड़ता था। औषधि पीने के बाद शिकारियों को होश आने लगा। यह क्या है? इम ताए ग्यू ने तुरंत अपने ऊपरी धड़ को ऊपर उठाया, उसके पूरे शरीर को छुआ और आश्चर्य से हौंफते हुए कहा, क्या? चोई जोंग इन और महडोंग वूक दोनों कुछ ही समय में अपने शरीर पर लगी कई चोटों से उबर गए। चोई जोंग इन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ क्या हुआ था, इसलिए जैसे ही उसकी नजर जिन वू पर पड़ी, वह बहुत आश्चर्यचकित रह गया। मिस्टर सियोंग जिन वू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलो पहले यहाँ से निकल कर बात करते हैं। चोई जोंग इन ने चारों ओर देखा और सिर हिलाया। वे अभी भी चींटियों की सुरंग के सबसे गहरे हिस्से में फंसे हुए थे। वास्तव में ये बेकार की बातें करने की कोई जगह नहीं थी। प्रशिक्षक सियोंग, अपनी दृष्टि वापस पाने के बाद महडोंग वू आगे बढ़ने और जिन वू के हाथों को पकड़ने में सक्षम था। क्या आप ही उन चींटियों से लड़ रहे थे? धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन वू ने उसे भी उसी अंदाज में जवाब दिया। आइए पहले हम यहाँ से निकले। समझ गया। अंत में चाहेन उसके सामने खड़े होकर जिन वू के चेहरे पर एक उदासी छा गई। कुछ ठीक नहीं है। उसकी आभा बहुत कमजोर है। पूर्वाभास की भावना महसूस करते हुए जिन वू ने अपना सिर उठाया और सावधानी से उसके मुंह में औषधि डाल दी। निश्चित रूप से एक संदेश तुरंत उसके सामने उभर आया। जब शेष एचपी 10% से कम हो तो उपचार औषधि से एचपी को पुनर्प्राप्त करना असंभव है। जिन वू की अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई। जब उसने धीरे से अपना हाथ उसके सिर को सहारा देते हुए बाहर निकाला तो वह उसके खून से लथपथ था। वह चींटी बदमाश, उस प्राणी ने कोरियाई शिकारियों के बीच सबसे मजबूत व्यक्ति, चाहे इनको एक ही झटके के साथ घातक झटका दिया। इन शिकारियों के अभी भी जीवित रहने का एकमात्र कारण यह नहीं था कि वे मजबूत थे। इसके विपरीत उस बदमाश ने बस थोड़ी देर के लिए उनके साथ खिलवाड़ किया, बस इतना ही। जिन वू की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। किसी भी हालत में मुझे चाहे इनकी चोटों को प्राथमिकता दी गई। यदि उसके घाव औषधियों से ठीक नहीं हो सकते थे तो उसे जल्द से जल्द इस द्वीप से बाहर निकलने की जरूरत थी और जल्द से जल्द उसे ठीक करने के लिए एक मरहम लगाने वाले प्रकार के शिकारी को लाना था। जल्दी करो। जिन वू ने सावधानी से उसे उठाया और जाने के लिए खड़ा हो गया। अन्य शिकारी भी खड़े हो गए। जैसे ही वे चींटी रानी के कक्ष को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, झुंड के सामने चल रहे जिन वू ने अचानक एक लंबी आह भरी। बेक यून हो इसका कारण अनुमान लगा सकता है। जिन वू ने चाहे इनको बेक यून हो को सौंपा। अचानक उसे चारों ओर ले जाने की जिम्मेदारी से थककर बेक यून हो ने घबराहट भरी अभिव्यक्ति बनाई और उसने जल्दी से अपनी आवाज उठाई। मैं मदद करना चाहता हूँ। जिन वू ने बेक यून हो सहित उपस्थित शिकारियों को देखा और उन्हें बिना किसी अनिश्चित शब्दों के सब कुछ बताया। लड़ाई के दौरान कभी भी आगे न बढ़ें। इस तरह ये तेज हो जाएगा। लेकिन मिस्टर सेओंग जिनवू, इसका मतलब है। चोई जंग हुन अभी भी इस बात से बेखबर था कि पहले क्या हुआ था, इसलिए वह अपनी बात कहने ही वाला था, लेकिन माह डोंगवूक ने उसे रोक दिया और अपना सिर हिला दिया। हो सकता है कि उसने स्थिति को अपनी आंखों से नहीं देखा हो, लेकिन अपनी धारणा के माध्यम से वह ये पता लगाने में सक्षम था कि जिन वू ने शुरुआत से अंत तक चींटियों के झुंड को कैसे नष्ट कर दिया। जिन वू इस बारे में सही था। हालांकि बेक यूनहो अभी भी अंदर आया। सियोंग जिन वू ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि तुम मजबूत हो। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह बात मुझसे बेहतर यहां कोई नहीं जानता। तथापि बेक यूनहो ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ बात की। हालांकि आप अब तक बहुत सारे प्राणियों को बुला चुके हैं, लेकिन वो समस्या क्यों होगी? जब जिन वू ने भ्रमित भाव से उसे देखा तो बेक यूनहो घबरा गया और उसने तुरंत और अधिक स्पष्टीकरण जोड़ा। आपने अब तक अपनी बहुत सी जादुई ऊर्जा खत्म कर ली होगी। यदि आप उन्हें पूरी तरह खर्च कर देंगे तो क्या होगा?
तो वह इसी बारे में बात कर रहा था। जिन वू ने बेक यूनहो के शब्दों से अनुमान लगाया कि सम्मन जादू का उपयोग करने वाले अन्य शिकारियों को एक भी प्राणी को बुलाने के लिए बहुत अधिक जादुई ऊर्जा का उपयोग करना होगा। मुझे यकीन है कि यह बताने का कोई वास्तविक कारण नहीं है कि मेरे छाया सैनिकों को किसी जादुई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। उसके कुछ कहे बिना भी उसके सैनिक वैसे भी इन लोगों की नजर में सामान्य सम्मन की तरह नहीं लगेंगे। इसलिए जिन वू ने कहानी को थोड़ा सा बदलने का फैसला किया। मेरे सम्मन के लिए उतनी जादुई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है जितना आप सोचते हैं। तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। माफ करें। बेक यूनहो और कैमरामैन दोनों एक ही समय में चिल्लाए। उसने एक साथ बुलाए गए कई प्राणियों को नियंत्रित किया, फिर भी वह कह रहा था कि जादुई ऊर्जा का उपयोग अधिक नहीं था। तो फिर उसका कमजोर बिंदु क्या था? यह महसूस करते हुए कि समझाने में बहुत अधिक समय लगेगा, वह आगे की ओर गुफा की ओर मुड़ गया। उत्कृष्ट समय के साथ चींटी राक्षसों की लहरें कक्ष के अंदर तेजी से बढ़ रही थी। वाह, उनमें से अभी भी बहुत सारे हैं। उनके पक्ष में कोई गंभीर हालत में था, इसलिए वह यहां समय बर्बाद नहीं कर सकता था। जिन वू ने अधिकतम दक्षता के लिए संप्रभु क्षेत्र को सक्रिय किया। उसके पैरों के नीचे की जमीन तुरंत काले रंग में रंग गई। जैसे ही वह अपने सैनिकों को फिर से वापस बुलाने की तैयारी कर रहा था, गुफा के दूसरी ओर से एक अशुभ डरावनी हवा चली। जिन वू ने अपनी नजर उस ओर घुमाई जहां से वह भयानक आभा आ रही थी। चींटियों के समूह के बीच यह एक व्यक्ति था। यह दूसरों के समान ही दिखता था, लेकिन यह दूसरों की तुलना में बिल्कुल अलग प्रकार का राक्षस था। तो यह वही है। जिन वू ने तुरंत चींटी राजा को पहचान लिया, और इसी तरह चींटी राजा ने जिन वू को भी पहचान लिया। अपना समय लेते हुए चींटी राजा धीरे धीरे उसके पास चला गया। एक इंसान, ऐसा लगता है कि आपकी आभा काफी मजबूत है। यहां तक कि इसने गोटो रियुजी के भाषण पैटर्न की भी नकल की। शिकारियों को तुरंत कुछ क्षण पहले का दुर्स्वप्न याद आया, और जैसे ही उन्होंने उस चींटी राक्षस को देखा, वे बुरी तरह घबरा गए। दूसरी ओर जिन वू ने कोई बाहरी लहर नहीं दिखाए और बिना एक शब्द कहे बस प्राणी को घूरता रहा। आखिरकार चींटी राजा जिन वू के सामने खड़ा हो गया। क्या आप मनुष्यों के राजा हैं? एक कीट जो बोलना जानता है। अच्छा, मैं राजा बनूंगा। जब जिन वू ने अपने चेहरे पर कम प्रभावित भाव के साथ उत्तर दिया, तो चींटी राजा की अपनी अभिव्यक्ति भद्दी हो गई। रानी ने उसे जो शक्ति प्रदान की थी, और जो शक्ति उसने लोलुपता कौशल के माध्यम से एकत्र की थी, जिस क्षण चींटी राजा ने अपनी सारी जादुई ऊर्जा प्रकट की, उसका शरीर अचानक आकार में बहुत बड़ा हो गया। इसकी ऊंचाई, जो कि जिन वू के बराबर हुआ करती थी, कम से कम 1.5 गुना बढ़ गई। फिर चींटी राजा जिन वू की नाक के ठीक सामने जोर से चिल्लाया। जिन वू ने एक बार भी पलक नहीं झपकाए, और इसके बजाय उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। हाँ, अब तुम ठीक से एक कीड़े की तरह व्यवहार कर रहे हो। और फिर उसने स्वयं अपनी जादुई ऊर्जा प्रकट की। चैप्टर 120। गोटो और उसकी टीम के साथ सभी संचार काट दिए गए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष मात्सुमोतो शिगियो का रंग काला पड़ गया। उनके बगल वाले एसोसिएशन कर्मचारी ने एक रिसीवर पेश किया और विनम्रता से पूछा, क्या आप अंतिम संचार सुनना चाहेंगे, सर? मात्सुमोतो शिगियो ने कर्मचारी के हाथ से रिसीवर छीन लिया और एक बार सिर हिलाने से पहले उसे अपने सिर पर रख लिया। जल्द ही रिकॉर्ड की गई ध्वनि क्लिप बजने लगी। एक चींटी, ऐसा लगता है कि आपकी आभा काफी मजबूत है। तुम राजा हो। ये सही है, मैं राजा हूँ। गोटो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यही वह जगह है जहां संचार समाप्त होता है, श्रीमान। रिसीवर उतारते ही मात्सुमोतो का चेहरा चट्टान की तरह कठोर हो गया। बकबक के बीच राक्षस द्वारा निकाली गई खौफनाक आवाजें और भयानक चीख। वह किसी अन्य स्थिति की कल्पना नहीं कर सका जहां से ये आवाजें निकलेंगी। एक चींटी राक्षस मानव भाषा का उपयोग कर रहा है, और गोटो रयुजी उस चीज से मारा गया। ऐसी घटना उसकी गणना में नहीं थी। उसने और उनके हमवतन लोगों ने निश्चित रूप से हर चीज की योजना बनाई थी, और हर स्थिति के लिए तैयारी की थी, तो क्यों? मात्सुमोतो शिगियो की उंगलियों के सिरे लगभग अदृश्य रूप से कांप रहे थे। महोदय, जब उसे एहसास हुआ कि उसके कर्मचारियों की निगाहें उसकी कांपती उंगलियों पर केंद्रित थीं, तब मात्सुमोतो शिगियो ने सावधानी से अपने हाथ छुपाए। उसने तुरंत विषय बदल दिया। कहाँ है वह राक्षस? नहीं, बात करने वाला राक्षस इस समय कहाँ है? वह राक्षस जिसने गोटो रियुजी को मार डाला, शब्द कहने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। ये गायब हो गया है, श्रीमान। तुम्हारा क्या मतलब है, गायब हो गया? ये गोटो रियुजी को मारने में सक्षम प्राणी था। तो जेजू द्वीप पर कड़ी नजर रखने वाले जादुई ऊर्जा पहचान कैमरे से लैस उपग्रह इतने शक्तिशाली राक्षस को कैसे नहीं पकड़ सकता है?
ऐसा लगता है कि कर्मचारी को पता चल गया था कि उसका बॉस क्या कहने वाला है, और उसने एक बार फिर मॉनिटर की ओर इशारा किया। प्रकाश का वह स्थान उस क्षण राक्षस से उत्सर्जित जादुई ऊर्जा है। जादुई ऊर्जा का पता लगाने वाले कैमरे ने उत्सर्जित जादुई ऊर्जा को रोशनी के धब्बों के रूप में प्रदर्शित किया। मॉनिटर पर दिखाई देने वाला प्रकाश का स्थान जितना बड़ा होगा, अस्तित्व उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। एक बार जब गोटो रयोजी और उसके आसपास के शिकारियों की रोशनी के धब्बे गायब हो गए, तो बड़ी चमकदार रोशनी भी तेजी से गायब हो गई। अरे बाप रे! मात्सुमोतो शिगियो ने चौंक कर हौंफते हुए कहा। अज्ञात शत्रु अपनी जादुई ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण में था। इसलिए, क्योंकि वह ऐसा राक्षस था कि यही कारण है कि अनुसंधान दल पहले प्राणी को नोटिस करने में विफल रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह पूर्ण विफलता थी, और सजा के रूप में जापान ने अपने 10 विशिष्ट शिकारियों को खो दिया। इनमें देश का सबसे बेहतरीन हंटर भी शामिल है। एक ही चूक के परिणाम के लिए ये बहुत ही दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। इससे भी बुरी बात यह है कि संभवतः कीमत का अभी तक पूरा भुगतान भी नहीं किया गया है। जब वह निरर्थक राक्षसी समुद्र पार करके देश में प्रवेश करती है। भले ही मात्सुमोतो शिगियो ने उन्हें झटकने की कोशिश की, लेकिन भयावह छवियां उसके सिर में घूमती रहीं। ये तब था हमने यह पाया, बदमाश फिर से प्रकट हो गया है। मात्सुमोतो शिगियो की आंखें चौड़ी हो गईं। जीव कहाँ है? ये चींटी रानी के कक्ष के अंदर है, श्रीमान। केवल चींटी सुरंग में लौटने वाली चींटियां, साथ ही उनका सामना करने वाले कोरियाई शिकारी उस स्थान पर बने रहे। वे अपने पास मौजूद हर चीज से लड़ रहे होंगे, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार उनका प्रतिद्वंद्वी आसानी से सभी की कल्पनाओं से आगे निकल गया। अंत में कोरियाई भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, उसका यही मानना था। लेकिन फिर मात्सुमोतो शिगियो की भौहें तुरंत ऊपर उठ गईं। प्रकाश का एक और धब्बा अचानक उस भयानक राक्षस के ठीक बगल में प्रकट हुआ। इसका क्या मतलब है? मात्सुमोतो शिगियो अत्यंत आश्चर्य से हौंफने लगा और उसने तुरंत अपने कर्मचारियों की ओर देखा। अनुसंधान दल से जुड़े कर्मचारियों में से एक ने तुरंत अपना सिर हिलाया। हम भी इसे पहली बार देख रहे हैं, सर। प्रकाश का वह स्थान राक्षस के समान ही बड़ा और चमकीला था। नहीं, शायद यह उससे भी बड़ा था। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस विशाल वस्तु के चारों ओर सैकड़ों छोटे छोटे प्रकाश बिंदु घूम रहे थे। यहां तक कि जापान की शोध टीम के प्रमुख शोधकर्ता, जो कई वर्षों से जासूसी छवियों का विश्लेषण कर रहे थे, ने भी ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी थी। रोशनी के समुद्र के बार बार छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने और फिर से एक साथ इकट्ठा होने का मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य देखकर उपस्थित सभी लोग प्रशंसा में हौंफने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हालांकि मात्सुमोतो शिगियो के पास अभी इत्मीनान से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का समय नहीं था। कोरियाई टीम, वे अब भी छापे का प्रसारण कर रहे होंगे, है ना? यदि कोरियाई टीम अभी भी उसी तरह इधर उधर घूम रही थी, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि प्रसारण अभी भी जारी था। मात्सुमोतो शिगियो उत्सुकता से घिरा हुआ था और तुरंत पता लगाना चाहता था कि यहाँ क्या हो रहा है। कोरियाई टीम का प्रसारण, उसे मुख्य मॉनिटर तक ले आओ। जब वह चिल्लाया, तो जापानी मिशन नियंत्रण केंद्र के बीच में सुपर बड़ी स्क्रीन तुरंत एक युवा व्यक्ति की छवि से भर गई, जो एक चींटी राक्षस को घूर रहा था। उस आदमी का चेहरा देखने के बाद मात्सुमोतो शिगियो ने घबराकर अपनी लार निगल ली। पसीने की एकमात्र बूंद उसकी कनपटी से बहकर उसकी ठुड्डी के नीचे जमा हो गई। वह आदमी उस विशाल प्रकाश स्थान का स्रोत है। और फिर उस आदमी के सामने विशालकाय चींटी राक्षस खड़ा हो गया। वह चीज नियमित चींटी राक्षसों से कम 1.5 गुना बड़ी थी। वे केवल मॉनिटर के माध्यम से उस चीज को देख रहे थे, फिर भी उस चीज से निकलने वाले सरासर दबाव ने उनके दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। मात्सुमोतो शिगियो की अभिव्यक्ति और भी कठोर हो गई। यह तब था, चींटी राक्षस ने अपनी चाल चली। चींटी राजा की मुट्ठी जिनवू के चेहरे पर जोरदार ढंग से लगी। जिनवू की पीठ लगभग पीछे की ओर झुक गई, लेकिन वह नीचे गिर गया और प्रहार को झेल गया। चींटी राजा ने उस मुके के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, इसलिए वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। तुम मेरी शक्ति का सामना कर सकते हो। चींटियों के राजा ने इस ठिगने इंसान को एक ही झटके में मारने की एक सरल योजना बनाई, लेकिन उसे दूर भेजने के बजाय उसके सिर के थोड़ा दूर मुड़ जाने के साथ ही सब कुछ समाप्त हो गया। बहुत बुरा, आश्चर्यचकित होने का समय नहीं था, क्योंकि जिनवू की खुद की मुट्ठी बाद में उड़ गई। चींटी राजा को उसके चेहरे के ठीक बीच में मारा गया था और वह उड़कर गुफा के दूसरी ओर की दीवार से टकरा गया। मानो कोई उल्कापिंड वहां टकरा गया हो, दीवार गहराई तक धंस गई। हालांकि यह केवल थोड़ी देर के लिए था, लेकिन प्रभाव बल इतना शक्तिशाली था कि पूरी चींटी सुरंग को हिलाकर रख दिया। कैसी चींटी इतनी बातें करती है?
जब लाइव प्रसारण अचानक बंद हो गया और स्टेशन के तकनीकी कठिनाई का सामना करने का संदेश दिखाने वाली स्थिर स्क्रीन उनके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दी, तो अनगिनत दर्शकों ने जो देखा उससे निराश और स्तब्ध रह गए। शिकारियों को क्या हो रहा है? अभी उस चींटी के साथ क्या हो रहा था? क्या बकवास है? आप प्रसारण को वही कैसे बंद कर सकते हैं? एक चींटी राक्षस के अचानक बिना किसी चेतावनी के प्रकट होने के दृश्य, और फिर वह शिकारियों को एक एक करके व्यवस्थित रूप से नष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। चींटी रानी की मौत के बाद जश्न मना रहे दर्शकों को उस भयावह दृश्य से ऐसा लगा जैसे उन पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी गई हो। कुछ ही समय बाद तकनीकी कठिनाई संदेश वाली स्थिर स्क्रीन चली गई और उसके स्थान पर एमसी वहां दिखाई दी। हर कोई, ये खबर अभी अभी आई है। दुखी आवाज में उन्होंने हंटर मिन ब्यून गू की मौत की खबर दी। और उन्होंने ये भी कहा कि चींटियों की सुरंग में बचे शिकारियों की सुरक्षा की भी गारंटी नहीं दी जा सकती। हे भगवान, उन्हें चींटी रानी मिल गई, तो अब वे क्यों मर रहे हैं? जापान के बारे में क्या इसे एक संयुक्त टीम या कुछ और नहीं माना जाता है? कहाँ है घटिया जापानी? कुछ लोगों ने रोष व्यक्त किया, कुछ लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता हुई, जबकि कुछ अन्य लोगों ने शोक व्यक्त किया। अपनी जान जोखिम में डालने वाले शिकारियों के भयानक भाग्य का सामना करने की खबर बेकाबू जंगल की आग की तरह फैल गई। अजीब बात है, दर्शकों की रेटिंग वास्तव में पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, भले ही छापे का प्रसारण कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया हो। एक जरूरी संदेश मिलने के बाद एमसी की अभिव्यक्ति काफी उज्ज्वल हो गई। मैंने अभी खबर सुनी कि एक अज्ञात शिकारी ठीक इसी समय घटनास्थल पर प्रकट हुआ है। हम तुरंत प्रसारण शुरू करने की अनुशंसा करेंगे। वे शब्द टीवी स्क्रीन के सामने बैठे दर्शकों की थकी हुई आंखों में आवश्यक जीवन शक्ति भरने के लिए काफी थे। जल्द ही लाइव फीड बहाल कर दी गई, और क्या बला है यह? काले सैनिकों ने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों का स्वागत किया और वे सभी अपनी सीटों से खड़े हो गए। फिर उन्होंने उन काले सैनिकों को चींटी रानी के कक्ष में आने वाली चींटियों की लहरों के खिलाफ जी जान से लड़ते हुए देखा। एक अकेले युवक पर ध्यान केंद्रित करने से पहले कैमरा सामने आने वाली घटनाओं को ध्यान में रखने के लिए इधर उधर घूमा। वह बहुत दूर था और यह देखना कठिन था कि वह कैसा दिखता था। बख्तरबंद सैनिक जाहिर तौर पर आपकी स्क्रीन पर उस हंटर द्वारा बुलाए गए प्राणी है। इसके अलावा मैंने अभी अभी सुना है कि अधिकांश शिकारी जीवित और सुरक्षित भी हैं। घबराए हुए तनाव के साथ देख रहे सभी दर्शक उस समाचार से खुशी से चिल्लाने लगे, और फिर वे उस अज्ञात शिकारी की जय जयकार करने लगे। हाँ, जाओ और उन सबको तोड़ डालो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, उन्हें पीछे धकेलो। और अंत में जब उस अज्ञात शिकारी ने चींटियों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए और भी अधिक संख्या में सैनिकों को बुलाया, लोगों ने आकाश में मुक्का मारा और बेतहाशा जश्न मनाया। जिन लोगों ने अपने परिवारों और दोस्तों को चींटियों के कारण खो दिया था और बदला लेने की कोशिश कर रहे थे, उनकी स्क्रीन पर रेचिन का क्षण आते ही उनके आंसू छलक पड़े, मानो वह सही समय का इंतजार कर रहा था। एन वक्त पर स्पीकर से एमसी की ऊंची आवाज निकली, आखिरकार हमने अज्ञात शिकारी की पहचान कर ली। वहां मौजूद हर एक दर्शक की आंखें और कान अब अपनी स्क्रीन की ओर मुड़ गए थे। आखिर वह आदमी कौन था? रैनकैस राक्षसों से रेंगने वाली जगह से रैनकैस शिकारियों को बचाने में सक्षम व्यक्ति की पहचान क्या थी? वह दक्षिण कोरिया के 10वीं रैंक के एस हंटर सियोग जिन वू है। वह एक मैच प्रकार का शिकारी है जो जादू बुलाने में माहिर है। और इसलिए दर्शक इस बात से और भी खुश हो गए कि इतनी अविश्वसनीय क्षमता रखने वाला हंटर जापानी नहीं बल्कि उनके जैसा कोरियाई था। कुछ ही समय में अनगिनत चींटियों की देखभाल की गई। जैसे ही शिकारी चींटियों की सुरंग से भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी चींटियों की एक और लहर दिखाई दी। चींटी राक्षस जो पहली बार प्रसारण बंद होने से ठीक पहले दिखाई दिया था, अब चींटियों के झुंड को धकेलते हुए इत्मीनान से आगे बढ़ रहा था। चून की शुरुआत में पंखों वाली उतनी चींटियां नहीं थीं और उसके चेहरे का आकार बाकी सभी चीजों से अलग था, इसलिए उस राक्षस को अलग पहचानना उतना मुश्किल नहीं था। दर्शक तुरंत असमंजस में पड़ गए। क्या बकवास है? मैंने सोचा कि वह कमीना पहले ही मर चुका है। वह चीज फिर से क्यों दिखाई दे रही है? पंखों वाला चींटी राक्षस हंटर सेओंग जिन वू के सामने खड़ा था। वे दर्शक जो विभिन्न क्षमताओं की अनुकूलता के बारे में थोड़ा बहुत समझते थे, जब दोनों आमने सामने खड़े हुए तो वे अत्यधिक चिंतित हो गए। वह यही मारा जाएगा। एक जादूगर जैसा व्यक्ति दूरी की सुरक्षा को इस तरह क्यों छोड़ देगा? अभी बहुत देर नहीं हुई है, इसलिए भाग जाओ। वह राक्षस इतना ताकतवर था कि उसने एक ही झटके में हाथापाई करने वाले हंटर चाहे इनको उड़ा दिया। उन्होंने सोचा कि यह स्पष्ट नहीं है कि अब चीजें कैसी होंगी। उन दोनों को करीब से एक दूसरे को घूरते हुए देखना पहले से ही काफी कष्टदायक था, लेकिन फिर घृणित चींटी राक्षस अचानक बड़ा और बड़ा हो गया।
टीवी स्क्रीन देख रहा हर दर्शक सदमे में चिल्ला उठा। और तब कमजोर दिल वाले लोगों ने उस क्षण अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने सोचा कि जैसे ही राक्षस के घुसे को अपना निशाना मिल जाएगा, शिकारी का सिर फट जाएगा। हालांकि उनकी उम्मीदों के विपरीत हंटर ठीक था। एक जादूगर ने टैंकर माह डोंग वू को एक ही झटके में गिराने के लिए एक जोरदार मुक्का झेला। दर्शकों की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। और तब चींटी राक्षस गुफा की दीवार में गहराई तक घुस गया। अधिकांश दर्शकों को अभी जो घटित हुआ उसे संसाधित करने के लिए थोड़े समय की आवश्यकता थी। लेकिन जब कैमरे ने गुफा की दीवार में आधे दबे चींटी राजा पर जूम किया, फिर भी जोरदार जयकारे का एक और दौर फूट पड़ा। कैमरामैन का जबड़ा फर्श पर गिर गया। जब हंटर सियोंग जिनवू को चींटी की मुट्ठी ने मारा तो वह आश्चर्य से कांप उठा। यहां तक कि चाहे इन भी उस प्रहार से अपनी चेतना खो बैठी। लेकिन फिर हंटर सियोंग जिनवू ने चींटी राक्षस को उड़ा दिया। वही राक्षस जो 6 रैंक एस हंटर्स के साथ ऐसे खेलता था जैसे कि वह कुछ भी न हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह हौंफते हुए कहे, क्या रैंक एस हंटर्स इतने कमजोर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोरियाई शिकारी बहादुरी से लड़े और रैंक एस बॉस चींटी रानी को हराने में कामयाब रहे। तो उत्परिवर्तित चींटी राक्षस जिसने उन शिकारियों को पूरी तरह से मूर्ख बना दिया वह अजीब था। और हंटर सियोंग जिनवू जिसने उस अजीब उत्परिवर्तित चींटी को उड़ा दिया वह तो और भी अजीब था। कैमरामैन ने अपनी उत्तेजना को दबा दिया और अपनी सूखी लार निगल ली। अन्य शिकारियों की प्रतिक्रियाएं भी इतनी भिन्न नहीं थीं। जब हर कोई जिनवू को उत्साहित आंखों से देख रहा था, केवल चोई जोंग इन ने उसके आसपास देखना शुरू कर दिया। और वह चींटियों की लाशों के पहाड़ देख सकता था। उसने शुरू में सोचा था कि जब वह बाहर था तब शिकारियों के एक साथ काम करने का यह परिणाम था। लेकिन अब जिनवू की शक्ति को देखकर उसके विचार बदल गए थे। क्या ये हो सकता है? मिस्टर सियोंग जिनवू अकेले जिम्मेदार था। मृत चींटियों की मोटे तौर पर गिनती करने के बाद चोई जोंग इन की आंखें लगातार कांपने लगी। बिना किसी चेतावनी के एक जानवर की चीख के फूटने से उसका सिर पीछे की ओर झुक गया। चींटी राजा ने खुद को दीवार से बाहर निकाला और अपना क्रोध प्रदर्शित किया। चींटी रानी के कक्ष के भीतर की हवा स्पष्ट रूप से कांप रही थी। जिनवू ने वास्तविक आश्चर्य से चींटी राजा को देखा। जितना नुकसान उसने सोचा था उससे कहीं कम था। क्या ऐसा इसलिए है? बाह्य कंकाल की वजह से। वह काला सख्त खून जो उस पूरे शरीर को ढक रहा था, वह चीज जो भी थी वह पहले से ही एक सामान्य कार्बनिक पदार्थ से अधिक हो चुकी थी। उस स्थिति में वह उस खोल को तोड़ने के लिए क्रूर बल का प्रयोग करेगा। जो चीज किसी के कवच को तोड़ सकती थी वह तलवार या भाला नहीं थी। नहीं, यह एक हथौड़ा था। जिनवू के कंधे और बांह की मांसपेशियां फैल गईं, उनकी त्वचा पर मोटी नसें उभरी हुई दिखाई देने लगी। जैसे जैसे हवा उसके चारों ओर उतरती गई, हवा मोटी और भारी होती गई। चींटी राजा ने चिल्लाना बंद कर दिया और अपनी भयावह रूप से सिकुड़ी हुई अभिव्यक्ति को जिनवू की ओर मोड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत। जैसे जैसे वे दोनों करीब आते गए, उनके बीच की दूरी तेजी से कम होती गई। जल्द ही जिनवू और चींटी राजा फिर से एक दूसरे के ठीक सामने खड़े हो गए। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट या दया के उन्होंने अनगिनत हमलों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। प्रत्येक जोरदार प्रहार में उनकी पूरी ताकत थी। किनारे से देख रहे सभी शिकारी स्तब्ध होकर चुप हो गए। जब भी जिनवू और चींटी राजा के बीच मारपीट होती थी तो जादुई ऊर्जा के टकराव से उत्पन्न सदमे की लहर चींटी सुरंग को ही हिला देती थी। यह इतना गंभीर था कि इन शीर्ष क्रम के शिकारियों को, जो अपनी जादुई ऊर्जा को नियंत्रित करने में महारत हासिल करने के लिए प्रसिद्ध थे, अपने अंदर की हलचल महसूस हुई। क्या आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। कैमरामैन केवल ए रैंक का था, लेकिन फिर भी उसने अपने पेट की सामग्री को ऊपर उठने से रोकने की पूरी कोशिश की। यहां तक कि उसे चक्कर भी आ रहे थे। फिर भी भले ही उसका रंग बहुत पीला पड़ गया हो, फिर भी वह अपनी मुस्कान बरकरार रख सका, क्योंकि एक अकेला शिकारी ऐसे राक्षस के खिलाफ ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। शिकारी सियोंग जिनवू शायद उस आदान प्रदान से घायल हो रहा था, लेकिन चींटी राजा का बाहरी आवरण भी निश्चित रूप से टूट रहा था।